अस्सलाम वालेकुम। लेक्चरर मैथमेटिक्स ऑनलाइन प्रिपरेशन क्लासेस OLH मैथ्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। बीएससी मैथमेटिकल मेथड्स चैप्टर 1 से ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चैप्टर हमारा बेसिकली जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं और डिफरेंट फंक्शन कॉम्प्लेक्स फंक्शंस के बारे में है। इसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ जाएंगे, हाइपरबोलिक फंक्शन, इन्वर्स हाइपरबोलिक कॉम्प्लेक्स फंक्शंस। इसके अलावा हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स फंक्शंस हम उनको डिस्कस करेंगे, कॉम्प्लेक्स लॉगरिथमिक फंक्शंस को और बहुत सारी कॉम्प्लेक्स नंबर्स की आइडेंटिटीज को हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला बेसिकली जो हमारा क्वेश्चन है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या है, इनकी ज़रूरत क्यों पेश आई। तो इसके लिए हम ये देखते हैं कि जब तक हम सेट ऑफ रियल नंबर्स तक रहते हैं, कुछ अलजेब्राइक इक्वेशंस ऐसी होती हैं जिसका हमें कोई रियल सोल्यूशन नहीं मिलता। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर एक क्वेश्चन हम ले लें एक्स स्क्र प्लस 1 इक्वल टू 0, तो ये जो इक्वेशन है इस टाइप की और भी बहुत सारी आपको इक्वेशंस मिल जाएंगी। x² + x + 1 इक्वल टू 0, ये जो इक्वेशन है ये इरेड्यूसिबल टू लीनियर फैक्टर है और इनकी जो कोई इन इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें कोई रियल सोल्यूशन या रियल रूट नहीं मिलता। और जब आपको कोई नहीं मिल रहा, इसका मतलब जब आप देखें आप इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो आपको क्या मिलता है यहाँ से x² = -1। इसका मतलब है ये इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन होगा वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी ऐसा नंबर जिसका अगर आप स्क्वायर लें तो -1 आए। अब अगर आप रियल नंबर की दुनिया में रहते हुए इसको डिस्कस करना चाह रहे हैं तो ऐसा आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा जिसका आप स्क्वायर करें तो आपको -1 मिले। क्यों? क्योंकि रियल नंबर्स की एक प्रॉपर्टी है, जब भी आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं अगर वो 0 है तो आपको 0 मिलता है, लेकिन अगर 0 के अलावा कोई भी रियल नंबर आपने लिया उसका आप स्क्वायर लेते हैं तो आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलती है, नेगेटिव आपको कभी भी नहीं मिलता। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं रियल नंबर के अंदर रहते हुए जो स्क्वायर होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा नॉन नेगेटिव होती है। 0 आ सकती है 0 होने की सूरत में, और अगर 0 के अलावा किसी भी नंबर का आप स्क्वायर लेते हैं तो वो कभी भी नेगेटिव नहीं आता। तो इस इक्वेशन का हमें कोई रियल सोल्यूशन नहीं मिलता। अब इसका मतलब है कि ऐसा अब ऐसे भी कोई नंबर होंगे, यानी कि रियल नंबर के बाद भी कोई ऐसे नंबर होंगे जिनका स्क्वायर लें तो वो माइनस नेगेटिव आ जाता होगा। तो इसका मतलब है कि रियल नंबर के बाद भी एक दुनिया है जिसमें अगर आप किसी नंबर का स्क्वायर लेते हैं तो वो माइनस में आ सकता है। ठीक है, तो वो दुनिया कौन सी है? वो दुनिया हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स की है। तो इसको हमने किस तरह से बनाया, किस तरह से हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हमने डिफाइन किया। तो सबसे पहले आप ये देखें, अगर आप इसको मजीद सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आपको क्या मिलता है, x इक्वल टू स्क्वायर रूट -1। अब ये जो नंबर है ये एक रियल नंबर नहीं है, आप इसको रियल लाइन पे नहीं देख सकते कि ये कहाँ मौजूद होगा। ये रियल नंबर नहीं है, ना ही आप इसके जो है वो वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस नंबर को नाम दिया गया इमेजिनरी यूनिट अयोटा का। ठीक है, अयोटा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट -1। अब ये इमेजिनरी यूनिट है। अब जिस नंबर में भी जिस ये आपको नजर आएगा वो आपके पास इमेजिनरी है। ठीक है, ये हमारे पास स्क्वायर रूट -1 ये इमेजिनरी यूनिट है। इसका कोई भी अगर आप कांस्टेंट रियल मल्टीपल ले लेंगे तो वो भी आपके पास इमेजिनरी नंबर होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप 2 आयोटा ले लेते हैं, 3 आयोटा ले लेते हैं, अगर आपके पास इस तरह से है तो ये क्या है, आपके पास प्योर इमेजिनरी नंबर्स हैं। और इसके अलावा अगर आपके पास इस तरह की फॉर्म में आ जाता है -5, तो इसको भी आप इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप इसको लिख सकते हैं -1 इंटू स्क्वायर रूट 5। माइनस स्क्वायर रूट जो है इसको हमने डिफाइन किया कि इसको हमने अयोटा का नाम दिया, तो ये आपके पास अयोटा आ जाएगा और स्क्वायर रूट 5 एज इट इज, यानी कि स्क्वायर रूट 5 ये आपके पास आ गया। तो ऐसे तमाम नंबर्स जिसमें जो आपके पास अयोटा के कांस्टेंट रियल मल्टीपल होंगे वो भी आपके पास इमेजिनरी नंबर्स होंगे। ऐसे नंबर्स जिनमें आपके पास जो इस फॉर्म के होते हैं, यानी कि 2 सिर्फ अयोटा उनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था और कोई वैल्यू ऐड नहीं हो रही होती, उन्हें हम प्योर इमेजिनरी नंबर भी कहते हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने रियल नंबर्स को और प्योर इमेजिनरी नंबर्स को मिला के उनके कॉम्बिनेशन से एक नया नंबर डिफाइन किया जिसे हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम दिया। इस तरह से हमने सेट को डिफाइन किया। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट हम इस तरह से करते हैं और इसमें हमारे पास जो नंबर आते हैं वो आपके पास आएंगे z इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने z से डिनोट कर दिया a प्लस आयोटा b, where a b belongs to set of real numbers and आयोटा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट -1। ठीक है, इस तरह से हमने सेट को डिफाइन कर दिया। हमने सेट ऑफ रियल नंबर्स और हमने रियल नंबर्स और प्योर इमेजिनरी नंबर्स यहाँ से जो हमने डिफाइन किया उनके कॉम्बिनेशन से एक नया नंबर बनाया जिसे हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम लिया। अब आप यहाँ से देख सकते हैं हमने दोनों का कॉम्बिनेशन लिया, यानी हमने रियल नंबर, यहाँ जो आपको ए नजर आ रहा है ये रियल नंबर है, यहाँ जो बी है ये भी रियल नंबर है।
ठीक है। जब b आपके पास आयोटा के मल्टीपल के तौर पे आया तो ये एक प्योर इमेजिनरी नंबर बन गया, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया। जब भी आपके पास आयोटा का कोई कांस्टेंट रियल नंबर आता है मल्टीपल के तौर पे तो वो आपके पास एक प्योर इमेजिनरी नंबर बनता है। तो ये प्योर इमेजिनरी नंबर और हमने रियल नंबर के कॉम्बिनेशन से एक नया नंबर जी बना लिया, जिसे हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम दिया। अब यहाँ से देख सकते हैं हमने इनका कॉम्बिनेशन बनाया है, यूनियन नहीं लिया आपने रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स का कॉम्बिनेशन लिया है, आपने इनकी यूनियन नहीं ली। अगर आप इनकी यूनियन लेते हैं तो फिर आपके पास इस सेट में आपके पास जो नंबर्स आएंगे वो सिर्फ कौन से नंबर आएंगे, ऐसे नंबर जो या तो सिर्फ रियल नंबर्स हों या फिर प्योर इमेजिनरी नंबर हो, सिर्फ ऐसे नंबर इसमें आएंगे। लेकिन हमने क्योंकि यूनियन नहीं लिया इसके इसलिए इसमें ऐसे तमाम नंबर आएंगे जो आपके पास रियल नंबर्स हो, ठीक है, या आपके पास प्योर इमेजिनरी नंबर हो वो भी इसमें आएंगे, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन भी इसमें आ जाएंगे। अगर आप चेक करना चाह रहे हैं कि रियल नंबर इसमें किस तरह से आ रहे हैं तो आप पुट कर सकते हैं। पुट कर दे इसमें आप b को जब आप इक्वल टू 0 पुट करेंगे यहाँ से z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b में, तो b को 0 पुट करने से आपको यहाँ क्या वैल्यू मिलेगी, z इक्वल टू b को 0 रखने से ये सारा 0 हो जाएगा। a क्या था, a रियल नंबर था, a क्योंकि आर्बिट्रेरी रियल नंबर लिया था इसका मतलब तमाम रियल नंबर इसमें आ जाएंगे। इसी तरह अगर आप देखना चाहते हैं कि एक प्योर इमेजिनरी नंबर इसमें किस तरह से आएंगे तो उसके लिए आप a को 0 पुट कर दें। जब आप a को 0 पुट करेंगे तो आपको आयोटा b इस टाइप के नंबर मिल जाएंगे, और वेयर b बिलोंग्स टू r है तो हमारे पास ये सारे के सारे कलेक्शन बन जाएगी प्योर इमेजिनरी नंबर्स की। और जब आप इन दोनों को 0 नहीं रखते हैं, आप इनको डिफरेंट वैल्यूज देंगे तो आपको ऐसे नंबर मिलेंगे जिसमें रियल नंबर भी मौजूद होगा और प्योर इमेजिनरी पार्ट भी इसमें आ जाएगा, यानी कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो वो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। सारे के सारे तमाम रियल नंबर्स भी कॉम्प्लेक्स नंबर में आ जाते हैं, प्योर इमेजिनरी नंबर हो तो वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, और इनके कॉम्बिनेशन से बनने वाले भी ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर है। इस तरह आप देख सकते हैं कि जो सेट ऑफ रियल नंबर है वो किस में पड़ा हुआ है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में पड़ा हुआ है इसका सबसेट, ठीक है। आगे देखिए क्या नेक्स्ट हमारे पास है इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब ये है हम कंपेयर करना चाह रहे हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपके पास C1 और Z2 अगर आपने दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए हैं, ये इक्वल कब होंगे, ठीक है। ये इक्वल तब होंगे अगर आप रियल नंबर्स को कंपेयर करते हैं तो उसमें तो आपको पता है कोई मसला ही नहीं है। जब भी आप कोई से दो रियल नंबर को कंपेयर करते हैं उनको इक्वल देखना चाहते हैं तो किस तरह हम चेक करते हैं, अगर 2 है तो 2 2 के ही इक्वल हो सकता है, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि 2 3 के इक्वल हो जाए, तो वहाँ आप इजीली कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब अब अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया इसको आपने किस तरह से कंपेयर करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए, एक Z1 और Z2। अब C1 इक्वल टू Z2 कब हम कह सकते हैं, आप इसको तब कहेंगे जब आपके पास एक नंबर, आप फॉर एग्जांपल हमने Z1 को ले लिया, फॉर एग्जांपल Z1 को आप डिफाइन करते हैं, आप इसमें ले लें Z1 को x1 प्लस बटा y और और Z2 को हम ले लेते हैं x2 प्लस आयोटा y। हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए x1 प्लस आयोटा y1, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर हमने ले लिया x2 प्लस आयोटा y। अब हम देखना चाहते हैं कि इक्वल कब होंगे दोनों। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में इक्वल तब होंगे जब रियल पार्ट आपका रियल पार्ट के इक्वल हो और कॉम्प्लेक्स पार्ट के इक्वल हो, तो ये दोनों नंबर फिर आपके पास क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी आपके पास x1 इक्वल टू x2y और x y1 इक्वल्स टू y2y। रियल पार्ट रियल के इक्वल हो और इमेजिनरी पार्ट इसका इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो तो आपके पास ये दोनों नंबर इक्वल हो जाते हैं। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर में इक्वालिटी को हम चेक किया करेंगे। अगर आप चेक करना चाहेंगे तो आप ये चीज़ें देखेंगे, रियल पार्ट रियल के इक्वल आए और कॉम्प्लेक्स पार्ट आपके पास जो है वो इमेजिनरी पार्ट के इक्वल आए तो आपके पास ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट अब हमने देखा कि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिफाइन तो कर लिया, अब इस पे कौन कौन से ऑपरेशन जो अरिथमेटिक ऑपरेशन हैं हम परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे अगर आप रियल नंबर्स की बात करें तो वहाँ एडिशन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और बहुत सारी प्रॉपर्टीज हम वहाँ रियल नंबर्स में देखते हैं। अब हम देखना चाहते हैं क्या वो तमाम प्रॉपर्टीज कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी मौजूद हैं या कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो यहाँ आके वायलेट कर जाती है, ठीक है। तो सबसे पहला जो ऑपरेशन हम देखने जा रहे हैं वो एडिशन का ऑपरेशन है कि अगर आपके पास कोई से दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो उन्हें आप ऐड करना चाहते हैं तो आप किस तरह से ऐड करेंगे। तो ऐड करने के लिए हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऑलरेडी जो Z1 और Z2 लिए हुए इन्हीं से हम आगे काम चलाएंगे, ठीक है। अगर आपके पास दो नंबर Z1 और Z2 है इनको आप इस तरह से कर सकते हैं ऐड Z1 प्लस Z2। अब ऐड कैसे करना है आपने, ऐड भी आप सेम इसी तरीके से करेंगे, रियल पार्ट रियल में ऐड कर देंगे और कॉम्प्लेक्स पार्ट कॉम्प्लेक्स में, यानी आपके पास Z1 प्लस Z2 क्या आएगा। तो इसका जो रियल पार्ट है वो क्या है x1 और Z2 का रियल पार्ट क्या है x2। रियल पार्ट आपने रियल में ऐड कर देना है और इमेजिनरी पार्ट जो है वो इमेजिनरी पार्ट में ऐड हो जाएगा। आयोटा y1
प्लस आयोटा वाई टू। आप इसको इस तरह से भी एक दफा लिख सकते हैं, फिर बाद में आप आयोटा को कॉमन ले लें, आपकी अपनी मर्जी है। x1 प्लस x2 हो जाएगा, और यहाँ हमारे पास आयोटा आ गया, y1 कॉमन ले लिया इसमें से, y1 प्लस y2। तो यहाँ से इन शॉर्ट आप देख सकते हैं, जब भी आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना है तो आप क्या करेंगे, रियल पार्ट में रियल ऐड कर देंगे और कॉम्प्लेक्स पार्ट में कॉम्प्लेक्स को ऐड कर देंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आप देखें सब्ट्रैक्शन अब हमने करनी है। सब्ट्रैक्शन भी सेम इसी प्रोसेस से होती है, z1 माइनस z2। करना क्या पड़ेगा आपको, दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखे, इनको पहले सब्ट्रैक्ट करते हैं, और फिर रियल को रियल में से और कॉम्प्लेक्स को कॉम्प्लेक्स में से आपने, सॉरी इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी में से आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है। z1 माइनस जी टू। अब पहले आप जी वन की वैल्यू लगा लें। जी वन किसके इक्वल हमने लिया है, एक्स वन प्लस आयोटा वाई वन। नेक्स्ट आप जी टू की वैल्यू लगाएं, जी टू की सॉरी माइनस आएगा पहले, ये माइनस आ गया। उसके बाद जी टू की वैल्यू आपके पास क्या है, एक्स टू प्लस आयोटा वाई टू। अब आप देख सकते हैं ये माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये आपके पास x1 प्लस आयोटा y1 माइनस x2 माइनस आयोटा y2। अब आप देख सकते हैं x1 यानी कि जिनके साथ आपको आयोटा नजर आ रहा है उन्हें एक साइड पे कर लें, और जिनमें आयोटा नहीं उन्हें एक साइड पे कर लें। तो x1 माइनस x2 आ जाएगा, प्लस आयोटा y1 माइनस आयोटा y2 आ जाएगा। अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप यहाँ से आयोटा को कॉमन ले सकते हैं। जब आप यहाँ से आयोटा को कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा x1 माइनस x2 माइनस, सॉरी आयोटा कॉमन ले लिया, y1 माइनस y2। यहाँ हमारे पास वैल्यू बनी z1 माइनस z2 इक्वल टू x1 माइनस x2 प्लस आयोटा को कॉमन लेने से आपके पास आया y1 माइनस y2। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर z1 और z2 थे, इनको आपने सब्ट्रैक्ट करना चाहा तो आपने करना क्या है, ये आपको नजर आ रहा है, ये z1 का रियल पार्ट है और ये z2 का, यानी आपने z1 के रियल पार्ट में से z2 के रियल पार्ट को माइनस करना है प्लस आयोटा। उसके बाद आपने क्या करना है, z1 के इमेजिनरी पार्ट में से आपने z2 के इमेजिनरी पार्ट को माइनस कर देना है। इस तरह से आप इजीली जो है वो सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मल्टीप्लिकेशन आ रही है। मल्टीप्लिकेशन किस तरह से करनी है आपने, ये बिल्कुल नेचुरल तरीके से हम उस तरह करेंगे जिस तरह हमने रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई किया था। जब भी आप दो रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, सेम इसी तरह हम क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जांपल हम इन्हीं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, z1 और z2 को। जब आपने z1 और z2 को मल्टीप्लाई करना है, z1 की वैल्यू आपके पास है x1 प्लस आयोटा y1 इंटू z2 की वैल्यू हमने ली है x2 प्लस आयोटा y2। ये हमने इनकी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई करेंगे, किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, पहले x1 को लें, दोनों से मल्टीप्लाई कर दें आप। आपके पास आ जाएगा x1 x2 प्लस आयोटा x1 y2, फिर आ जाएगा प्लस आयोटा। अब y1 की बारी, आप इन सबसे मल्टीप्लाई करें, y1 x2 प्लस, सॉरी ये आयोटा वाई से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से आयोटा स्केयर की वजह से आपको माइनस मिलेगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस y1 y2। यानी मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आया, जिनमें आयोटा उन्हें एक साइड पे करें और जो विदाउट आयोटा उन्हें एक साइड पे कर लें, x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस आयोटा x1 y2 और प्लस आयोटा। हम तरतीब से लिख लेते हैं, पहले x2 को लिख लें और y2 आ जाएगा। फिर आपके पास आ गया x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस आयोटा, यहाँ से कॉमन लिया, अंदर आपके पास क्या बचा, x1 y2 प्लस x2, यहाँ आपके पास x2 y1 है, ठीक है, x2 y1। तो इस तरह से आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यानी कि आपने करना क्या होगा, डायरेक्टली आप देख सकते हैं यहाँ रियल पार्ट रियल से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर माइनस आएगा और यहाँ जो इमेजिनरी पार्ट है y1 y2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन में रियल पार्ट ये बनेगा। और जब आपने इसका इमेजिनरी पार्ट लिखना है तो आपने यहाँ से रियल उठाया इसका इमेजिनरी, और इसका इमेजिनरी पार्ट उठाया इसके रियल पार्ट से मल्टीप्लाई, यानी एक रियल पार्ट, यानी यहाँ से रियल पार्ट आ रहा है तो यहाँ से इसका इमेजिनरी पार्ट मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ से इमेजिनरी आ रहा है तो ये इसके रियल पार्ट से मल्टीप्लाई हो रहा है।
इस तरह हमारे पास ये मल्टीप्लिकेशन में इमेजिनरी पार्ट बन जाएगा। इस तरह से आपने करना है इनको मल्टीप्लाई। और इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के बाद आ जाती है डिवीजन। किस तरह से करनी है आपने? डिवीजन करने के लिए आपको के पास यानी कि कंडीशन क्या होगी कि ये जो हमारा नीचे वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है C2 कि नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। और जब हम नॉट इक्वल टू जीरो कह रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, जीरो का मतलब आपके पास क्या होगा, Z2 अगर आप लिखना चाहते हैं जीरो क्या होगा, तो जीरो प्लस जीरो होगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का जीरो होगा। ठीक है, तो ये जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास ये जीरो आ गया तो आप ये डिवीजन जो है वो डिफाइन नहीं कर पाएंगे। मजीद अब हम इसको देख लेते हैं कि किस तरह से आपने इनको डिवाइड करना है। जी, Z1 ओवर Z2, Z1 की वैल्यू रखी है x1 प्लस आयोटा y1 ओवर x2 प्लस आयोटा y2। अब उसके बाद आपको पता है आपके पास अगर डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाए तो आप इसे रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर दें इसके ऑपोजिट साइन के साथ x2 माइनस आयोटा y2, और इसी से मल्टीप्लाई करना और इसी से आपने डिवाइड भी कर देना आयोटा y2। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसके बाद आपने मल्टीप्लाई करना है x1 प्लस आयोटा y1, उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है x2 माइनस आयोटा y2 के साथ, और इसी तरह डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर देंगे x2 प्लस आयोटा y2, और आपके पास आ जाएगा x2 माइनस आयोटा y2। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या बनेगा, x1 x2। ठीक है, और फिर आपके पास इसको कर ले मल्टीप्लाई, पहले x1 x2 के बाद आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस माइनस और एक आयोटा स्केयर की वजह से प्लस हो जाएगा, यानी आपके पास आएगा प्लस y1 y2। और इमेजिनरी पार्ट आपके पास क्या बनेगा, तो यहाँ से देखें ये आ जाएगा, जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इमेजिनरी पार्ट बनेगा यानी आयोटा वाला, तो ये आपके पास बन रहा है x2 y1, और यहाँ से आपके पास जो दूसरा इसका इमेजिनरी पार्ट बनेगा वो ये वाला और ये वाला बनेगा, यानी माइनस आपके पास आएगा माइनस x1 y2। ऊपर आपके पास ये आ गया, नीचे आपके पास क्या आएगा x2 के, आप देख सकते हैं ये a प्लस बी और a माइनस बी, इस टाइप का आपके पास फार्मूला बन रहा है। तो a प्लस बी और a माइनस बी किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपके पास आ जाएगा x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से आप इनको क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बस फिर डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ लॉज हैं जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में होल्ड करते हैं, उन्हें हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखें कम्यूटेटिव लॉ है। कम्यूटेटिव लॉ इससे पहले हम रियल नंबर्स के लिए डिस्कस कर चुके हैं, रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज में हमने देखा था। अब हम इसको डिफाइन करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स में अगर आप कम्यूटेटिव लॉ देखना चाहते हैं, अंडर एडिशन अगर आप देखेंगे तो आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 हमने एक Z1 लिया था, एक Z2 लिया था। अगर आप अंडर एडिशन देखेंगे कम्यूटेटिव लॉ, तो इसका मतलब आपके पास Z1 प्लस Z2 इक्वल्स टू Z2 प्लस Z1। ठीक है, तो ये अंडर एडिशन हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। और अगर आप अंडर मल्टीप्लिकेशन देखना चाहें तो Z1 Z2 इक्वल टू Z2 Z1। ठीक है, अंडर मल्टीप्लिकेशन भी होल्ड करता है और अंडर एडिशन भी होल्ड करता है, तो ये हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में आपको क्या चाहिए होगा, तीन कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए होंगे, तो आप तीसरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 Z2 के साथ Z3 ले सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में भी एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन भी होल्ड करता है और अंडर मल्टीप्लिकेशन भी होल्ड करता है। अगर आप इसको अंडर एडिशन लिखना चाहेंगे तो आपके पास कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इक्वल्स टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। ठीक है, और अगर हम इसको अंडर मल्टीप्लिकेशन लिखना चाहें तो आपके पास क्या आ जाएगा, Z1 इंटू Z2 Z3 इज इक्वल टू Z1 Z2 और Z3। ठीक है, ये हमारा अंडर मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। तो ये अंडर एडिशन भी होल्ड करता है और अंडर मल्टीप्लिकेशन भी। नेक्स्ट हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपके पास क्या होता है, क्या यहाँ हम देखें, इसमें भी आपने यही करना है। आपने तीन कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 Z3 लिए, तो Z1 जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है वो आपके पास आ जाएगा Z1 इंटू Z2 प्लस Z3
अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव जैसे नाम से पता चल रहा है, आपने ये जो Z1 है इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना अंदर, यानी Z2 के साथ भी आ जाएगा और Z3 के साथ भी आ जाएगा। और आप यहाँ से देख सकते हैं ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है ये मल्टीप्लीकेशन की हो रही है ओवर एडिशन, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बनेगा, Z1 Z2 प्लस Z2 और Z2 Z3, ठीक है। तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आ गया, ठीक है। ये कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए भी होल्ड करते हैं, जिसे हमने देख लिया। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स की यूनिटी क्या होती है, उसमें जो है अंडर एडिशन उसके अंदर आइडेंटिटी क्या होती है, अंडर मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी क्या होगी, इसे हम देखते हैं। जी, कॉम्प्लेक्स नंबर में जो जीरो है उसको हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, जैसे मैंने अब पहले भी आपको बताया कि अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर में जीरो को डिफाइन करना चाहते हैं तो ये जो जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसे हम किस तरह डिफाइन करते हैं, जीरो प्लस जीरो होगा, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर में जीरो है, ठीक है। इसी तरह अगर आप यूनिटी की बात करेंगे अंडर मल्टीप्लीकेशन, आप कहें कि इसकी आइडेंटिटी क्या होगी, तो वो इसमें वन होती है, इसकी जो रियल नंबर में वन होती है। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में देखा जाए तो यहाँ आपके पास यूनिटी या यहाँ जो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से आइडेंटिटी होती है उसको हम किस तरह से लिखते हैं, वन प्लस जीरो होता है। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की आइडेंटिटी अंडर मल्टीप्लिकेशन आ गई, ठीक है। ये जीरो आ गया और ये हमारे पास अंडर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी आ गई, ठीक है। ये अंडर एडिशन और ये अंडर मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट आप देखिए कॉन्जुगेट है। कॉन्जुगेट हम किस तरह से फाइंड करते हैं, होता है क्या है, कॉन्जुगेट असल में मिरर इमेज होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, आप इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना चाहते हैं, डिनोट किस तरह से करेंगे ये हम एक बार लगा देते हैं इसके ऊपर, ठीक है। और करते क्या है हम इसमें, ये जो आपको अयोटा नजर आ रहा है इसके साथ जो साइन होता है उसे चेंज कर देते हैं। अगर ये प्लस होता है तो हम यहाँ माइनस कर देंगे, माइनस होगा तो आप इसको प्लस कर देंगे। अब इस केस में क्योंकि यहाँ प्लस है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स माइनस अयोटा वाई, ये हमारे पास इस कॉम्प्लेक्स नंबर z का कॉन्जुगेट आ गया, ठीक है। मिरर इमेज हम इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि जब आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेते हैं, अगर वो आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है तो जब आप उसका कॉन्जुगेट लेते हैं तो वो आपके पास यहाँ आ जाता है। अब इसमें हुआ क्या, आप देखें कि कॉन्जुगेट लेने से अगर आप नोट करें तो एक्स को कोई फर्क नहीं पड़ा, एक्स यहाँ पे भी पॉजिटिव था यहाँ पे भी पॉजिटिव था, लेकिन जब आपने कॉन्जुगेट लिया तो जो वाई का साइन यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ये प्लस था और यहाँ पे आके क्या हो गया, माइनस हो गया। तो वाई जो पहले यहाँ पे पॉजिटिव था वो नीचे की साइड पे आ गया नेगेटिव की तरफ, जबकि एक्स यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे पॉजिटिव ही रहा। तो ये आपको जो यहाँ जो कॉम्प्लेक्स नंबर था उसका इमेज आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। तो अगर आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो फिर वो आपके पास थर्ड में चला जाएगा, थर्ड में होगा तो सेकंड में चला जाएगा, और इसी तरह अगर फोर्थ में होता तो आप उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में देख रहे होते, ठीक है। इस तरह से हमारे पास, इसलिए हम इसको मिरर इमेज भी कहते हैं। नेक्स्ट अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं कॉन्जुगेट की। तो जो इसकी पहली प्रॉपर्टी है वो है आपके पास, अगर आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का दो बार कॉन्जुगेट लेते हैं तो वही कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास वापस आ जाता है। ये प्रूव करना मुश्किल नहीं है, इसे हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो इसकी प्रॉपर्टी है वो आपके पास है कि अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर के सम पे कॉन्जुगेट को अप्लाई करेंगे तो ये कॉन्जुगेट सेपरेट हो जाता है। अब इसको कैसे ऐसे कह सकते हैं, कॉन्जुगेट ऑफ सम इक्वल टू सम ऑफ देयर कॉन्जुगेट, ठीक है। ये आ जाएगा Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। नेक्स्ट हमारे पास है ये सम के लिए आ गया, इसी तरह आप डिफरेंस के लिए भी लिख सकते हैं, यानी कि Z1 माइनस Z2, ठीक है। इस पे जब आपने कॉन्जुगेट अप्लाई करना है ये आ जाएगा Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी एज इट इज हमारा रहेगा Z1 Z2 कॉन्जुगेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल्स टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ देयर कॉन्जुगेट Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट। और इसी तरह आप डिवीजन के लिए देख सकते हैं Z1 ओवर Z2 होल कॉन्जुगेट इक्वल्स टू क्वेश्चन, यानी कि कॉन्जुगेट ऑफ डिवीजन कह लें या फिर आप क्वोशंट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू क्वोशंट ऑफ देयर कॉन्जुगेट Z1 ओवर Z2 कॉन्जुगेट। तो यहाँ तक हो गया, उसके बाद आप देख सकते हैं नेक्स्ट हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी है कि आप जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसके कॉन्जुगेट को ऐड करते हैं तो ये इक्वल आ जाता है टू रियल ऑफ Z, ठीक है। यानी क्या मतलब इसका, जब आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में उसके कॉन्जुगेट को ऐड किया तो जो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट था वो टू टाइम हो जाता है, ठीक है, वो इसके इक्वल आ जाता है। इसी तरह जब आपने इनको ऐड करके देखा तो आप इनको सब्ट्रैक्ट करके भी देखेंगे। सब्ट्रैक्ट जब आप इसको करेंगे Z1 माइनस Z2, फिर आपके पास इसका इमेजिनरी पार्ट जो है वो टू टाइम्स आ जाएगा, ठीक है। या आपके पास आएगा टू आयोटा इमेजिनरी ऑफ Z, ठीक है।
अब देखिए हमने जब कॉम्प्लेक्स नंबर को डिस्कस किया था, कॉम्प्लेक्स नंबर जब मैंने आपको रिफाइन करके बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हम डिफाइन करते हैं ए प्लस एटा बी, जिसमें हमने कहा था कि जो ए है ये इसका रियल पार्ट होता है और जो बी होता है ये इसका इमेजिनरी पार्ट होता है। तो जब आप रियल ऑफ जी कहेंगे तो इसका मतलब है कि आप इस पार्ट की बात कर रहे हैं, और जब आप इमेजिनरी ऑफ जी कहेंगे तो आप इसका मतलब आप बी की बात कर रहे हैं। ए जो है वो रियल पार्ट कहलाता है, बी जो है वो इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। तो जब आप इमेजिनरी ऑफ जी कहेंगे तो इससे मुराद क्या होगी, बी। ठीक है, तो इसे हम प्रूव कर लेते हैं इन प्रॉपर्टीज को। सबसे पहले देखें, कॉन्जुगेट जब आप दो बार अप्लाई करते हैं तो आपके पास वो नंबर itself फ्री वापस आ जाता है। किस तरह से आएगा, ये देखें। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर जे को एक्स प्लस एटा वाई ही ले लेते हैं, आप ए प्लस एटा बी भी ले लें, कोई हर्ज नहीं है उसमें। एक्स प्लस एटा वाई ले लिया, आपने पहली बार कॉन्जुगेट अप्लाई किया। कॉन्जुगेट की डेफिनेशन में क्या कहते हैं कि आपके पास जो अयोटा का साइन है उसको आपने चेंज कर देना है, तो ये प्लस था, हमने इसको माइनस कर दिया। एक बार फिर से जब आपने इस पे कॉन्जुगेट अप्लाई करना है तो अब देखें कॉन्जुगेट अप्लाई होगा जी कॉन्जुगेट पे, तो यहाँ क्योंकि साइन माइनस है तो आप इसको क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे प्लस में। जी ये क्या आ जाएगा, एक्स प्लस योटा वाई, और आप देख सकते हैं कि एक्स प्लस योटा वाई किसके इक्वल था, जी के। तो आप देखें हमने दो बार कॉन्जुगेट अप्लाई किया तो जी ही वापस आ गया। नेक्स्ट हमारे पास मल्टीप्लीकेशन का है। मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लें, एक आपने जी वन ले लिया, दूसरा आप जी टू ले सकते हैं। जी वन के लिए हम आप क्या डिफाइन कर लें, जी वन इक्वल है एक्स वन प्लस योटा वाई में, ठीक है। और z2 को हमने ले लिया x2 प्लस एटा y2। अब आप क्या करें, हमने सम पे कॉन्जुगेट को अप्लाई करना है, तो पहले आप सम फाइंड करें। जब आप इनका सम फाइंड करेंगे z1 प्लस z2, हम डेफिनेशन देख चुके हैं, जब आपने कोई से दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सम करना होता है तो आप क्या करते हैं, रियल पार्ट को रियल में ऐड करते हैं और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी में ऐड कर देते हैं। तो यहाँ से आपके पास ये सम बन चुका है y1 प्लस y2, ठीक है। अब आपने इसका कॉन्जुगेट अप्लाई करना है, जब आपने इस पे कॉन्जुगेट अप्लाई करना है, ये आ जाएगा z1 प्लस z2 होल कॉन्जुगेट इक्वल टू, यहाँ पे भी होल कॉन्जुगेट आएगा। अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख लेती हूँ, आएगा क्या इसका आंसर, आप देखिए हमने रियल पार्ट को नहीं छेड़ना होता, एज इट इज आ गया, ठीक है। उसके बाद जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन आपने चेंज करना होता है, यहाँ प्लस है तो आपके पास यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा। बाकी एज इट इज y1 प्लस y2, तो ये हमारे पास अप्लाई कर दिया। इसको आप सेपरेट कर सकते हैं, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा x1 प्लस x2 माइनस इसको अंदर मल्टीप्लाई करें किया, माइनस एटा y1 आ गया, माइनस एटा y2 आ गया। अब आप देखें क्या कर सकते हैं, आप x1 के साथ इसको इकट्ठा कर दें, और हम ये कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें प्रूफ करना है c1 कॉन्जुगेट माइनस c2 कॉन्जुगेट के इक्वल इसको, ठीक है। तो हमने x1 माइनस एटा y1 इनको इकट्ठा कर दिया, x2 के साथ आप इकट्ठा कर दें x2 माइनस एटा y2। तो आप देख सकते हैं ये वाला जो हमारा पार्ट है ये क्या क्या बन गया आपके पास, ये हमारे पास z1 कॉन्जुगेट आ गया, ये हमारा z1 कॉन्जुगेट बन गया, और ये आपके पास क्या बन गया, z2। यानी आपके पास z1 प्लस z2 कॉन्जुगेट, इसे हमने सॉल्व किया, और ये हमारे पास इक्वल आ गया है z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट, ठीक है। सेम इसी तरह आप डिफरेंस के लिए भी कर सकते हैं, और आप मल्टीप्लिकेशन के लिए भी कर लेंगे। हम इसके और मल्टीप्लिकेशन के लिए भी आप कर सकते हैं सेम इसी तरह, और आपने डिवीजन के लिए भी कर लेना, ठीक है। अब डिवीजन में मैं आपको बता देती हूँ आपने करना किस तरह काम, हमने ये इसी तरह करना है। मैं डिवीजन का क्यों नहीं कर रही हूँ, क्योंकि डिवीजन हम पहले कर चुके हैं। मैंने आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करके दिखाया था कि आपके पास आंसर क्या आएगा। जब आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले डिवाइड कर लेंगे, फिर आपने क्या करना है, फिर उस पर कॉन्जुगेट अप्लाई करना है। कॉन्जुगेट जब आपने अप्लाई कर लेना है, फिर उसके बाद आपने उनको सेपरेट कर लेना है। जैसे हमने क्या किया था, अभी हमने जी1 कॉन्जुगेट बनाने के लिए x1 और आयोटा y1 को इकट्ठा किया था, उसमें भी आपने यही काम करना है, तो आपके पास जी1 कॉन्जुगेट ओवर जी2 कॉन्जुगेट बन जाएगा, ठीक है। आप इस साइड को लेके चलेंगे और ये आपकी प्रूव हो जाएगी। पहले आपने ये क्वेश्चन फाइंड करना है जी1 ओवर जी2, जैसे मैंने आपको करके दिखाया था। जब आप वो फाइंड कर लेंगे फिर आप कॉन्जुगेट अप्लाई कीजिएगा, और फिर उससे आपने ये बनाना है, ठीक है। तो इस तरह आप इनको प्रूव कर लीजिएगा, जो बाकी रह गए इजीली प्रूव हो जाते हैं। जी, अब जब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में की आइडेंटिटी अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन डिस्कस कर लिया, अब हमारा दिल चाहेगा कि हम इनके इन्वर्सेस भी डिस्कस करें, अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन। जब आप अंडर एडिशन इन्वर्स की बात करते हैं तो बिल्कुल जैसे हमने रियल नंबर्स के लिए किया था डिस्कस, तो सेम ये उसी तरह आपके पास आ जाएगा। जी, अंडर एडिशन जो आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर सी आप लेते हैं, तो जो इसका
एडिटिव इनवर्स होगा, उसका मतलब आपके पास ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जिसे आप जब इसमें ऐड करते हैं तो आपको जो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर एडिशन आइडेंटिटी है वो मिले, जो कि आपको पता है हमने डिस्कस की थी कि आपके पास क्या होती है, 0 + 0 आयोटा। ठीक है, 0 को आप इसमें इस तरह लिखेंगे, 0 + 0 आयोटा, ये इसके अंदर एडिशन आइडेंटिटी है। तो यहाँ हर कॉम्प्लेक्स नंबर जी के लिए जो उसका एडिटिव इनवर्स हुआ करेगा वो आपके पास क्या होगा, -e। ठीक है, -e। तो आप इसको चेक कर सकते हैं, जी को अगर आप ले लेते हैं x + आयोटा y, तो -e आपके पास क्या होगा, -x - आयोटा y, इन दोनों को आप ऐड कर लें। जी जब आपने ऐड करना है जी में -e को, तो ये जी -e आ जाएगा। और ऐड करने का रूल हमने देखा था, रियल पार्ट को रियल में आपने ऐड करना है, ये आ जाएगा x - x प्लस, और इमेजिनरी पार्ट को आपने इमेजिनरी में ऐड करना है, तो यह आपके पास आ गया y - y। तो x - x ये भी जीरो हो गया, प्लस आयोटा और y - y ये भी जीरो हो गया। तो ये आप देख सकते हैं ये हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी के इक्वल आ गया। इसका मतलब जो z है उसका जो एडिटिव इनवर्स होगा वो -e होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास अंडर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी की बात करनी है, तो सॉरी अंडर मल्टीप्लिकेशन इनवर्स की बात करनी है। तो हमने देखा था कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर में अंडर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी होती है वो आपके पास क्या होती है, वो 1 + 0 आयोटा होती है। सिंपली 1 को हमने इसमें इस तरह से लिख लिया, और 1 + 0 आयोटा, इसको आसानी के लिए हम 1 भी लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अब हमने अंडर मल्टीप्लिकेशन अगर इनवर्स की बात करनी है तो वो क्या होगा, आपके पास किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर जी का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो होगा, जब आप उसको उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिलनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं, यानी कि अगर मैं जी डैश कह दूं कि ये हमारा जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो इसका मतलब इक्वल टू 1 होगा। अगर जी है कॉम्प्लेक्स नंबर जी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम जी डैश को कह रहे हैं, तो इसका मतलब जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिलेगी। यहाँ से अगर आप इस इनवर्स की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं किस तरह से निकालेंगे, तो ये आप देख सकते हैं जी कॉन्जुगेट को यही रखें, इसको दूसरी साइड पे ट्रांसफर करेंगे तो 1/z, यानी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जी है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/z, प्रोवाइडेड जी इज नॉट इक्वल टू 0। ये जी नॉन जीरो होना चाहिए, वरना आप इसको डिफाइन ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप इसको निकाल सकते हैं। 1/c आप करें 1/x + आयोटा y आ जाएगा। फिर आपको पता है जब आपके पास डिनोमिनेटर में आयोटा आता है आप उसको रैशनलाइज कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे आप x - आयोटा y से, और नीचे भी नीचे आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है हमने इसको, तो ये आपके पास आ जाएगा x - आयोटा y, और नीचे आप देखें मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो आपके पास आ जाएगा ये a + b, और a - b फॉर्म बन रही है। फॉर्मूला जब अप्लाई करते हैं तो वो a² + b² हो जाता है, तो यहाँ आपके पास आ जाएगा a²। b² करेंगे तो आप देखें यहाँ पे ठीक है, ठीक हो गया, x² + y² आ जाएगा आपके पास। अब आप इसको सेपरेट कर लें। अच्छा, यहाँ देखिए जो फॉर्मूला हमारा होता है a + b इंटू a - b, वो एक्चुअली इक्वल होता है a² - b²। लेकिन यहाँ ये प्लस क्यों आ रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ जो हमारा b है उसमें आयोटा आ रहा है। जब आप इसका स्क्वायर करते हैं, आयोटा का स्क्वायर करते हैं, तो एक माइनस वहां से भी आता है और एक फॉर्मूले वाला, तो ये दोनों मिलकर प्लस हो जाएंगे। अब आप इसको सेपरेट कर सकते हैं रियल और इमेजिनरी पार्ट में। आप x/x² + y² लिखेंगे, और माइनस आ जाएगा आयोटा y/x² + y²। अच्छा, एक और चीज आपको मैंने जो है वो स्टार्ट में नहीं बताई थी, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जी अगर आपके पास x + आयोटा y है, आप इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यानी हम लिख सकते हैं z = x + आयोटा y को ऑर्डर पेयर की फॉर्म में x y। आप इसको कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरह से भी हम लिखते हैं, जिसमें जो ऑर्डर पेयर का पहला आपको कोऑर्डिनेट नजर आ रहा है, ये जो पॉइंट है ये आपके पास ये रियल पार्ट को जाहिर कर रहा है, और जो सेकंड पार्ट इसका आपको नजर आ रहा है ऑर्डर पेयर में y, ये आपको ये इमेजिनरी पार्ट को डिनोट करता है। तो इसको भी आप ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। जब आप इसको लिखेंगे तो इसका रियल पार्ट क्या है, x/x² + y² पहले ये आ जाएगा। फिर आपके पास जो इसका इमेजिनरी पार्ट है वो है -y/x² + y²। इस तरह आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का इजीली जो है वो इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। करना आपने क्या होगा, इसको आप जो है वो अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको याद करने की जरूरत भी नहीं है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है उसका रियल पार्ट लिखें, ओवर इन दोनों का स्क्वायर कर दें, स्क्वायर का सम लें। फिर जो सेकंड पार्ट है हमारा इमेजिनरी पार्ट है उसके साथ माइनस लगाना है आपने, और नीचे आपने इन दोनों के स्क्वायर के सम से डिवाइड कर देना। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, अब हम आप देखेंगे आपने जो है वो बहुत सारी प्रॉपर्टीज देखी अंडर, हमने अरिथमेटिक ऑपरेशंस को देखा, हमने अंडर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी देखी, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से
आइडेंटिटी देखी और हमने इन्वर्सेस की बात की, हमने ये सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली अभी तक। आपने ये सारी प्रॉपर्टीज वो थी जो आपने देखा कि रियल नंबर के सेट में भी मौजूद थी, और अब यहाँ हमने इनको देखा कि क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर में होल्ड कर रही थी, तो यहाँ पे भी ये मौजूद है। अब एक प्रॉपर्टी रियल नंबर की ऐसी है जो कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर में होल्ड नहीं करती, और वो प्रॉपर्टी आपके पास ऑर्डर प्रॉपर्टी है। जिस तरह हम कोई से दो रियल नंबर्स को आप कंपेयर कर सकते हैं, कोई भी दो रियल नंबर ले आप उनको कंपेयर कर सकते हैं, कौन छोटा है कौन बड़ा है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में आप इस तरह से कंपेयर नहीं कर सकते, आप नहीं बता सकते अगर आपके पास कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। इक्वालिटी को हमने डिस्कस कर लिया कि इक्वल तो हम बता सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर कम होंगे कब होंगे, लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उनमें से कौन बड़ा या छोटा है। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर में ऑर्डर प्रॉपर्टी जो है वो नहीं पाई जाती। अगर आप कोई ऑर्डर डिफाइन करते भी हैं तो वो आपके पास पार्शली ऑर्डर बनता है, यानी उसके थ्रू आप कुछ नंबर्स को तो कंपेयर कर लेंगे लेकिन तमाम कॉम्प्लेक्स नंबर को आप कंपेयर नहीं कर सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लेस देन का रिलेशन जो है वो बनाते हैं Z1 Z2, ठीक है, इसको आप डिफाइन इस तरह से कर देते हैं कि आपके पास ए और बी, यानी मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर ए बी Z1 को कह दिया क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ऑर्डर पेयर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और दूसरा मैंने ले लिया, इसको हम A1 B1 कर देते हैं, और इसको हम कर लेते हैं Z2 को A2 B2। अगर हम डिफाइन कर देते हैं कि हमारे पास ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेस देन कब होंगे, जब इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट से लेस होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास लेस हो जाएंगे। लेकिन आप देखिए हमारे पास कुछ नंबर ऐसे हैं, लेकिन सेकंड पार्ट के बारे में आप कोई बात नहीं करते, तो फिर आप क्या करेंगे, हम इस तरह सारे नंबर्स को जो है वो कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, इस तरह आप अगर आप कंपेयर करना चाहें, इसमें आपको पता है हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है इसमें रियल नंबर्स भी पड़े हुए हैं, उसको आप इससे इस रिलेशन से क्या कर सकते हैं, आप उसको ऑर्डर उसमें डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि रियल नंबर में तो आपको पता है लेस देन का ऑर्डर डिफाइन होता है, वहां हम कंपेयर कर सकते हैं दो रियल नंबर्स को, और वो रियल नंबर अब कॉम्प्लेक्स नंबर में भी मौजूद है, तो वो आपके कंपेयर हो जाएंगे लेस देन के रिलेशन से। आप उनको यहाँ पे भी कंपेयर कर सकेंगे, लेकिन तमाम कॉम्प्लेक्स नंबर आप इस तरह कंपेयर नहीं कर सकते। आपको पता है कि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में सिर्फ रियल नंबर ही नहीं पड़े हुए, हमारे पास इसमें इसके अलावा भी बहुत सारे नंबर पड़े हुए हैं जो A प्लस आयोटा B प्योरली इस फॉर्म के हैं। ठीक है, तो उनको हम इस रिलेशन से जो है कंपेयर नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम इसकी ज्योमेट्री को देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। आपने देखा था कि जब हमने रियल नंबर्स को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना चाहा तो आपको क्या मिला था, वहाँ पे एक रियल हमने एक लाइन ड्रॉ की थी, और हमने ये देखा था कि जितने भी रियल नंबर्स हैं उनके दरमियान और इस जितने पॉइंट्स इस लाइन के ऊपर उनके दरमियान आपके पास 1 1 क्रॉसपोंडेंस मौजूद थी, यानी हर रियल नंबर को इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट के जरिए रिप्रेजेंट किया जा सकता था। अब जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आ गए तो यहाँ पे हमारे पास सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स उनके दरमियान और हमारे पास जो कोऑर्डिनेट प्लेन होता है उसके पॉइंट्स के दरमियान 1 1 कॉरेस्पॉन्डेंस मौजूद है। यानी इसका मतलब क्या है, आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कोऑर्डिनेट प्लेन में पॉइंट के जरिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो हम करके देखते हैं आप किस तरह से करेंगे। जी, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हमारे पास ये है G = x + p/y, तो मैंने आपको बताया था कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख सकते हैं एक्स वाई। अब इस ऑर्डर पेयर की फॉर्म में जब हमने लिख लिया तो हम क्या कर सकते हैं, इसको कोऑर्डिनेट प्लेन में हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ अगर ये पॉइंट एक्स वाई यहाँ पे बन रहा हो, ठीक है, तो यहाँ आपके पास एक्स वाई आ जाएगा। उसके बाद आप ये देखें कि ठीक है, ये पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आ गया, ये आपके पास ओरिजिन आ गया। अब हम ना यहाँ से दो चीजें मजीद डिफाइन कर सकते हैं इसकी पोजीशन को देखने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर की। आप देखिए कि यहाँ आपके पास ये पॉइंट कॉम्प्लेक्स नंबर उसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे पड़े हुए हैं, इसका जो ओरिजिन से डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इसको हम जी मॉड से डिनोट करते हैं, इसको आप आर बी जो है वो आगे जाके हम इसको आर बी देखेंगे कि हम इसे आर बी कहते हैं, मॉडुलस ऑफ जी को आप आर से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, दूसरा आप ये देख सकते हैं कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है इसको हम कहते हैं आर्गुमेंट। ठीक है, आर्गुमेंट भी आप कहते हैं, इसको आप एम्पलीट्यूड भी कह देते हैं। अब ये डिफाइन किस तरह से होगा आर्गुमेंट, यानी कि आर्गुमेंट को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, और सॉरी मॉडुलस को भी और आर्गुमेंट को। इसे डिफाइन करने के लिए आप यहाँ देखें कि अगर हम यहाँ पे ये नीचे डॉटेड लाइन बनाए तो आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। अब हम इस आर्गुमेंट को डिफाइन कर सकते हैं, और आप जी मॉड को देखें किस तरह से डिफाइन करेंगे मॉडुलस ऑफ जी को। मॉडुलस ऑफ जी असल में हमारे पास इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से डिस्टेंस ही है, तो अगर आपके पास ओरिजिन यहाँ पे क्या होगा 0 0। ठीक है,
कोई भी अगर आप इसको ऑर्डर पेयर लें, जैसे आर स्क्वायर में हमारे पास होता है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, कोई से दो पॉइंट अगर आपके पास है, इसको अगर आप एक पॉइंट कंसीडर करें यहाँ पे, तो हमारे पास डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, मैं दो पॉइंट x1 y1 और x2 y2 के लिए अगर मेरे पास दो पॉइंट होते हैं जनरल x1 y1 और x2 y2, तो इनके लिए हमारे पास जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। अब यही फॉर्मूला अगर हम इन दोनों पॉइंट्स के लिए अप्लाई करें तो हमारे पास आप देख सकते हैं यहाँ जो x2 बन रहा है वो आपके पास x और y2 जो बन रहा है वो यहाँ पे 5 है, और जबकि आपके पास x1 y1 के तौर पे 0 0 मौजूद है। तो वैल्यू पुट करने से आपके पास यहाँ आ जाएगा x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर, यानी आपके पास क्या बना, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। तो ये आपके पास मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z आ गया, ठीक है। या इस तरह से आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस तरह से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर जी का मॉडल्स फाइंड कर लिया करेंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आप देख सकते हैं कि जब भी आपने मॉडल्स फाइंड करना है तो इसका मतलब आपने स्क्वायर रूट अप्लाई करना है किस पे, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर स्क्वायर, ठीक है, उसका स्क्वायर करना है, फिर आपने इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करना है, दोनों का सम कर देना है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई मॉडुलस आपने किस तरह से कैलकुलेट करना है। अब हम बात करते हैं कि ये जो थीटा एंगल बना रहा है हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, इसको किस तरह से कैलकुलेट किया जाए। उसके लिए आपने देखा कि हमने यहाँ पे हमारी जो राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है, तो इस आर्गुमेंट को हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, आर्गुमेंट ऑफ जी, ये आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स, ठीक है, और वाई बाई एक्स क्यों, आप देखें कि यहाँ हमारे पास जो एक्स एक्सिस के कोरिस्पॉन्डिंग हमारी जो वैल्यू चल रही है, जो पॉइंट हमारा है वो यहाँ पे ये डिस्टेंस कितना है, ये एक्स है, और यहाँ आपके पास ये कितना है, ये वाई है। तो जब आपने tan फाइंड करना है वो क्या होता है, वाई बाई एक्स होता है, इस वजह से आपके पास जो आर्गुमेंट की वैल्यू आएगी वो tan इनवर्स वाई बाई एक्स आएगी, ठीक है। दूसरी बात आपने जो चीज याद रखनी है वो ये याद रखनी है, यहाँ ये जो हम बात करें ये हमारी जनरल आर्गुमेंट की बात है। जो जनरल आर्गुमेंट होता है उसकी वैल्यू जो होती है वो यूनिक नहीं होती। क्यों यूनिक नहीं होती, क्योंकि आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं वो क्या होते हैं, वो पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं, उनकी वैल्यूज जो है वो डिफरेंट एंगल्स पे रिपीट होती रहती है, ठीक है। ये हमारे पास अगर हम इसका सेट बनाएं तो ये इनफाइनाइट हमारे पास वैल्यूज का सेट बनेगा, यानी सेम हमारे पास ये जो एंगल की वैल्यू होगी वो डिफरेंट वैल्यूज के ऊपर हमारे पास रिपीट होगी, ये इनफाइनाइट वैल्यूज का सेट बनेगा आर्गुमेंट्स की। अब हमें अगर वैल्यू को यूनिक करना है, आर्गुमेंट की हम एक यूनिक वैल्यू लेना चाहते हैं, तो उस सूरत में उस आर्गुमेंट को हम कहते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट। जनरल आर्गुमेंट की सूरत में आप इसको स्मॉल ए के साथ रिप्रेजेंट करते हैं आर्गुमेंट लिख के, और अगर आप प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात करते हैं तो आप कैपिटल ए यूज करते हैं और हम इस तरह से आर्गुमेंट ऑफ जी लिखते हैं। जब आप कैपिटल ए के साथ लिखेंगे तो यहाँ ऑब्वियस होगा कि आप जो है वो यूनिक यानी कि सिंगल वैल्यूड आर्गुमेंट की बात कर रहे हैं, यानी कि जहाँ पे आर्गुमेंट की वैल्यू यूनिक होगी हम उसकी बात कर रहे हैं। इसकी जो रेंज होती है प्रिंसिपल आर्गुमेंट कब यूनिक आर्गुमेंट की वैल्यू यूनिक कब बनेगी आपके पास, इसकी हमने एक रेंज फिक्स की हुई है माइनस पाई से ग्रेटर, ठीक है, और लेस इक्वल टू पाई। आपने यहाँ पाई और माइनस पाई के अलावा भी वैल्यूज आ सकती हैं। टोटल रोटेशन आपकी जो है वो लेंथ जो है इसकी वो 2 पाई बननी चाहिए, लेकिन हमने एक स्टैंडर्ड जो रखा है वो आपके पास माइनस पाई और पाई के दरमियान ये हमने रखा है, ठीक है। पाई के इक्वल हो सकता है, उससे लेस रहेगा, और हम माइनस पाई से हमेशा ग्रेटर रहेगा। इस रेंज में जब भी आपके पास आर्गुमेंट होगा वो फिर आपके पास क्या होगा, वो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा, यानी आपको आर्गुमेंट की यूनिक वैल्यू मिलेगी। अब यहाँ हम अगर हमारे पास जनरल आर्गुमेंट है, उसे हमने किस तरह से कन्वर्ट करना है प्रिंसिपल आर्गुमेंट में, वो हम देख लेते हैं, ठीक है। जी, जनरल प्रिंसिपल आर्गुमेंट फाइंड करते हुए हम अपनी जो रेंज है उसको देखेंगे कि माइनस पाई से ग्रेटर रहे और पाई के इक्वल हो सकता है उससे लेस रहे, ठीक है। अगर आपके पास आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में मौजूद है, ठीक है, यहाँ पे आपका एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ हमने मेजर करना है इसको, ठीक है। तो आपको पता है जब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे तो जो आपका एंगल बनेगा वो, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे आप लेस देन पाई ही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ आपके पास जो एंगल बन रहा है आप देखिए यहाँ पाई बाई 2 होता है, ठीक है, यहाँ पाई बन रहा है आपके पास, तो यहाँ देखिए तो पाई बाई 2 से भी लेस है, तो इसका मतलब है ये आपका जो थीटा है वो आपके पास इसी रेंज में मौजूद है, ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट ही है। तो जब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे तो आपका जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा वो थीटा ही होगा। जब आप सेकंड क्वाड्रेंट में मौजूद है, यहाँ थीटा बन रहा है, फिर आप देखेंगे आपके पास जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा वो किस तरह से आएगा, क्योंकि हम मेजर कर रहे हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, तो यहाँ तक अगर हम इसको मेजर करते हैं तो ये तो पाई बन जाता है, ठीक है, पाई बन रहा है, लेकिन हमारा जो एक्चुअल एंगल है वो आपके पास ये पड़ा हुआ है। तो आप क्या करते हैं, जब हम सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं तो इसको आप यहाँ से जब माइनस करेंगे इस वैल्यू को तो आपको ये एंगल मिल जाएगा, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा होगा,
इसी तरह जब आप थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे तो एंगल आपके पास ये पड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन जब आप इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर करेंगे तो आप देखिए यहाँ आएगा आपके पास, और ये बात पाई से आगे निकल गई। हम पाई से आगे चले गए, हमने पाई से पीछे ही रहना है, पाई के इक्वल हो सकता है, पाई से लेस होगा, पाई से इक्वल आपने नहीं जाना। इसका मतलब आपने इसको इस तरह से कैलकुलेट करना नहीं है, क्योंकि फिर आपके पास ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट नहीं रहता। तो हम इसको इस तरह से मेजर करने के बजाय हम इसको इस साइड से मेजर करेंगे, ठीक है। जब आप इस साइड से आएंगे तो फिर आपके पास यहाँ तक आपके पास क्या बनेगा, माइनस पाई बनेगा। और जो आपका एक्चुअल एंगल था यहाँ पे, वो तो यहाँ पे थीटा था, तो इसका मतलब आपने इसमें प्लस थीटा, ये जो हमारे पास एंगल है प्लस कर देना है इसमें, ठीक है। माइनस पाई में हमने कर देना है प्लस थीटा, तो हमें ये वाला जो हमारा एंगल था ये मिल जाएगा। और जब आप बात करें फोर्थ क्वाड्रेंट में, अगर आपका एंगल है ये वाला, तो अब अगर आप इसको यहाँ से इस डायरेक्शन में जो है वो उसको मेजर करते हैं, तो यह आपके पास क्या आ जाएगा, या आपके पास यहाँ तक आपके पास 2 पाई बनेगा। और अगर आप इसको 2 पाई में से इस थीटा को माइनस करके इसे फाइंड करने की कोशिश भी करते हैं, तो आपके पास वो जो है वो ग्रेटर देन पाई ही आएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम इसको बजाय इसके किस तरह इस डायरेक्शन में मेजर करें, हम इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इधर से मेजर कर लेते हैं। तो जब आप इसको इधर से मेजर करेंगे तो आपके पास इस थीटा की जो है वो का साइन चेंज होगा, फिर माइनस थीटा आ जाएगा, लेकिन एंगल सेम रहेगा मैग्नीट्यूड में। तो हमारा जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसमें आपके पास जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट बनेगा वो आपके पास क्या बनेगा, माइनस थीटा। तो ये आप देख सकते हैं, ये इसको आप प्रैक्टिस करना करेंगे तो आपको याद रह जाएगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट जब होगा तो आपके पास प्रिंसिपल आर्गुमेंट थीटा ही रहेगा। जब आप सेकंड क्वाड्रेंट में होंगे तो पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस पाई प्लस थीटा, और फोर्थ में आपके पास सिंपल माइनस थीटा आ जाएगा, ठीक है। इसके आप जो है वो एग्जाम्पल कीजिएगा। चलिए हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेके आर्गुमेंट फाइंड करना मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। बाकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर वो -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 है, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमने ले लिया। सबसे पहले आप ये देख सकते हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है किस क्वाड्रेंट में मौजूद है। एक्स नेगेटिव है आपके पास, यानी आपके पास नेगेटिव एक्स एक्सिस की साइड पे आ गए फिर, और आपके पास जो इसका इमेजिनरी पार्ट है वो आपके पास क्या है, पॉजिटिव है। तो जो इमेजिनरी पार्ट हमारा पॉजिटिव है वो इसका मतलब आपके पास, अच्छा, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की ज्योमेट्री को हमने देख लिया। हमने उसको उसके लिए हमने कोऑर्डिनेट प्लेन देखा। हमारे पास कोऑर्डिनेट प्लेन में आप क्या कर सकते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप पॉइंट के जरिए, ठीक है, ऑर्डर पेयर के फॉर्म में। तो ये जो प्लेन है जिसमें हम अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको हम नाम देते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन, आप इसको कह सकते हैं, आप इसको जी प्लेन आप इसको कह सकते हैं, इसको गॉसियन प्लेन भी कहा जाता है, और आर्गन प्लेन भी हम इसको कहते हैं। फिर उसमें आपने देखा कि हमारे पास ये प्लेन था, इसका आपको नजर आ रहा था एक ये वाला एक्सिस है और एक ये एक्सिस है। इस पे हमने अपनी रियल वैल्यूज को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। इस एक्सिस पे कॉम्प्लेक्स का आपको पता है कि 2 पार्ट होते हैं, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका रियल पार्ट भी होता है और इसका इमेजिनरी पार्ट है। जब आप उसको रियल पार्ट को डिनोट करना चाह रहे हैं तो आप इस एक्स एक्सिस के अलोंग आएंगे, अगर आप उसका इमेजिनरी पार्ट रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो आप वाई एक्सिस के अलोंग देखेंगे। तो ये जो ये जो एक्स एक्सिस है, यहाँ हम कॉम्प्लेक्स प्लेन में उसको क्या कहते हैं, रियल एक्सिस कहते हैं। और जो इसका ये जो वाई एक्सिस वाली आपको लाइन नजर आ रही है कोऑर्डिनेट प्लेन की, कॉम्प्लेक्स प्लेन में हम इसको इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं। तो ये बातें आपने याद रखनी है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है वो -1 है, यानी कि नेगेटिव एक्स एक्सिस की साइड पे, ठीक है। तो लेकिन जो इसका इमेजिनरी पार्ट है वो आपके पास पॉजिटिव है, यानी आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट बन रहा है, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में मौजूद हैं। और सेकंड क्वाड्रेंट में हमने ये देखा है कि जो आपके पास आर्गुमेंट की वैल्यू होगी प्रिंसिपल आर्गुमेंट की, वो आपके पास पाई माइनस थीटा होगी। तो अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। चाहे तो आप डायरेक्टली यहाँ से पाई माइनस थीटा में वैल्यू पुट कर लें, चाहे तो आप पहले थीटा कैलकुलेट कर लें। अगर आपने थीटा कैलकुलेट करना है पहले, tan इनवर्स y बाई एक्स आ जाएगा। अच्छा, यहाँ से आपके पास आ जाएगा, आपने ना क्या करना है, स्टूडेंट्स जो मिस्टेक करते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ से आपके पास आ जाएगा y की वैल्यू अगर आप लगाते हैं √3, और अगर x की वैल्यू आप यहाँ से पुट करते हैं तो -1। अब वो गलती यहाँ पे ये कर रहे होते हैं कि ये माइनस जो है इसको भी बरकरार रखते हैं, और फिर यहाँ जो ये माइनस है इसको यूज कर रहे होते हैं। जब आपने यहाँ थीटा लिखा है तो आपने यहाँ पे उसकी यानी कि पॉजिटिव वैल्यू लिखनी होती है, क्योंकि ये हमारा रेफरेंस एंगल होता है और रेफरेंस एंगल हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। तो हम इस नेगेटिव साइन को इग्नोर करके लिखते हैं। आप इसको इस तरह से कह सकते हैं कि हम यहाँ पे इसकी मॉड वैल्यू को लिख रहे होते हैं, ठीक है। तो
तो यहाँ आप इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लिख लिया करें ताकि आपसे मिस्टेक ना हो, क्योंकि हमने फिर यहाँ से माइनस दोबारा करना है, तो ये अगर आपने माइनस यहाँ पे यूज किया और यहाँ पे इसको भी यूज करें तो फिर आपका वो जो है वो एंगल सही नहीं निकलेगा। ठीक है, क्योंकि ये रेफरेंस एंगल हो रहा है। उसके बाद यहाँ जो हमने यूज करना है, ये हम रेफरेंस एंगल को यूज कर रहे होते हैं, और रेफरेंस एंगल हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम एंगल जो है वो पॉजिटिव ही होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स स्क्वायर रूट 3 आ गया। स्क्वायर रूट 3 की जो जो वैल्यू है tan की, वो किस पे होती है, आपके पास 60 डिग्री पे होती है, और 60 को आप किस तरह से लिखते हैं, पाई बाय 3 लिखते हैं। तो यहाँ पे आपके पास ये आ गया। अब आप इसको प्रिंसिपल आर्गुमेंट को कैलकुलेट कर लें यहाँ से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, सेकंड क्वार्टर में थे तो हमने पाई माइनस थीटा करना है, थीटा आपके पास क्या आया, ये हमारे पास आया पाई बाय 3। तो ऐसे लेके जब आपने इसको सॉल्व करना है, 3 पाई माइनस पाई यानी आपके पास आ जाएगा 2 पाई बाय 3। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट फाइंड आपने करना है। अब आप ये देख सकते हैं, ये जो हमारा आर्गुमेंट आया ये इस रेंज के अंदर ही है। 2 पाई बाय 3 का मतलब असल में क्या है, 120 डिग्री, और 120 डिग्री आप देख सकते हैं 180 से लेस ही होता है। तो ये हमारे पास प्रिंसिपल आर्गुमेंट आ गया। अगर आपके पास प्रिंसिपल आर्गुमेंट है, इससे आप जनरल आर्गुमेंट बनाना चाहते हैं, तो हमारे पास जो जनरल आर्गुमेंट है ये इक्वल होता है प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जी प्लस 2n पाई लिख लें, k पाई लिख लें, जो मर्जी आप लिख लें। यहाँ जो n है ये हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स में से हम ले रहे होते हैं। तो ये हमारे पास जनरल आप कह दें कि रिजल्ट है कि अगर आपके पास प्रिंसिपल आर्गुमेंट पड़ा हुआ है, इससे आप जनरल आर्गुमेंट बनाना चाहते हैं, तो प्लस 2n पाई कर दें, तो ये आपके पास जनरल आर्गुमेंट बन जाएगा। अब आप देखें कि हमने आर्गुमेंट को डिफाइन कर लिया, हमने मॉडल्स को डिफाइन कर लिया। अब हम मॉडल्स यानी मैंने आपको बताया था कि यहाँ हम उसको आर से भी रिप्रेजेंट करेंगे। कब करेंगे, जब हम अपने कॉम्प्लेक्स नंबर की एक और रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। पहले अभी तक हमने जो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिस्कस किया, हमने कार्टियन फॉर्म में इसको डिस्कस किया है। अब हम एक और फॉर्म पढ़ने जा रहे हैं अपने कॉम्प्लेक्स नंबर की, वो आपके पास क्या है, वो पोलर फॉर्म है। और पोलर फॉर्म का मतलब क्या है, आपको पता है जब हम पोलर फॉर्म का जिक्र करते हैं तो हमारे माइंड में जो है वो आर और थीटा आ जाते हैं। आर मैं आपको यहाँ पे ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जब हम आर की बात किया करेंगे तो इसका मतलब होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस, और जब आप थीटा की बात किया करेंगे तो वहाँ उसका जो मतलब होगा वो आपके पास क्या होगा, वो आर्गुमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी पोलर फॉर्म आपके पास क्या होगी। कॉम्प्लेक्स नंबर जी, ये आपके पास है एक्स प्लस रूटा वाई। ठीक है, अब पोलर फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। अभी हमने यहाँ पे देखा था कि जब आपने कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किया था प्लेन के अंदर, जी ये हमने कॉम्प्लेक्स प्लेन में जो है अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किया था, और आपने देखा था कि यहाँ हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। अब हम देखना चाहते हैं कि आपके पास एक्स वाई की वैल्यूज यहाँ पे क्या बनेंगी। अगर आप इस पे राइट एंगल ट्रायंगल से देखें तो हमारे पास क्या बन रहा है, आप देख सकते हैं कि अगर एक्स बाई आर करते हैं, आर हम देख चुके हैं आर क्या होता है, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। अच्छा, अगर आप उसको मैंने यहाँ आर से डिनोट कर दिया, अगर आप एक्स बाई आर करते हैं यानी ये हमारी बेस है, और ये आपके पास हाइपोटेन्यूज है। बेस ओवर हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होता है, cos थीटा की। तो यहाँ से आपको x की क्या वैल्यू मिली, r cos थीटा। इसी तरह जब आप यहाँ से देखेंगे y ओवर r करेंगे, तो y असल में हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होता है, sin थीटा के। तो यहाँ से आपको y की वैल्यू मिल सकती है, y किसके इक्वल आ जाएगा, r sin थीटा। तो आपने देखा पोलर फॉर्म में हमारे पास x किसके इक्वल आ गया, r cos थीटा के, और y किसके इक्वल आ गया, r sin थीटा के। अब हम अगर अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम इन वैल्यूज को यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे। ये आ जाएगा r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा। यहाँ से आपके पास r कॉमन आ जाएगा, अंदर आपके पास क्या बचा, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म आ गई। इससे आगे भी हम इसे मजीद कन्वर्ट कर सकते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म आ गई है। ठीक है, इसके बाद अब आप देखेंगे हमने आर्गुमेंट को डिस्कस कर लिया, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस को डिस्कस कर लिया। अब हम क्या करते हैं, हम इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हमारे पास हैं उन्हें भी डिस्कस करते हैं। जी फर्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है कि अगर आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जी है उसका मॉड लेते हैं, उसका मॉडुलस उसका आप फाइंड करते हैं, या जी कॉन्जुगेट का, माइनस जी का, या माइनस जी कॉन्जुगेट, ये सारे के सारे इक्वल होते हैं। किस तरह से इक्वल होते हैं, सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं जी इक्वल्स टू, अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस आयोटा वाई है, इसका मॉडुलस हमने फाइंड किया था, वो आपके पास क्या आया था, रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर और होल स्क्वायर।
ठीक है, तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस था। अगर आप माइनस जी या जी कॉन्जुगेट का फाइंड करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, जी कॉन्जुगेट अगर आप निकालेंगे, कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं अयोटा के साथ, एक्स माइनस अयोटा वाई आ गया। अब आप इसका भी मॉडुलस फाइंड करके देखिए, मॉडुलस आपके पास क्या कहते हैं, आपने क्या करना है, रियल पार्ट स्क्वायर करना है, एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर करना है। इमेजिनरी पार्ट आपका कितना है, माइनस वाई, ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट है, तो माइनस वाई का आपने स्क्वायर किया, तो यहाँ से आपके पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और ये माइनस का भी स्क्वायर है तो वो प्लस हो गया, और वाई स्क्वायर ये आपके पास प्लस वाई स्क्वायर ही आ गया। तो ये आपके पास देख सकते हैं कि जो जी कॉन्जुगेट है उसका मॉड और जी मॉड ये सारे के सारे इक्वल है। इसी तरह आप चेक कर सकते हैं माइनस जी के लिए भी और माइनस जी कॉन्जुगेट, तो ये भी आपके पास इक्वल आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारा जो रिजल्ट है बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसे हम बार बार यूज करेंगे, इसे आपने याद भी करना और प्रूव भी करना है। प्रूव अभी हम कर लेते हैं इसको। नेक्स्ट हमारे पास है कि जी जी कॉन्जुगेट ये इक्वल होता है जी मॉड्स के, तो आप इस साइड को ले लें, जी जी कॉन्जुगेट, इससे आपके पास ये प्रूव करनी आसान हो जाएगी। जी आपको पता है एक्स प्लस एटा वाई के इक्वल है, और जी कॉन्जुगेट हमारे पास एक्स माइनस एटा वाई के इक्वल है। अब आप देख सकते हैं ये हमारा फॉर्मूला बन गया ए प्लस बी और ए माइनस बी का। जब आपके पास ये फॉर्मूला बनता है तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्र माइनस बी स्क्र। तो ए स्क्र करेंगे आपके पास एक्स स्क्र आ जाएगा, बी स्क्र करेंगे, अब यहाँ हमारा बी पूरा का पूरा एटा वाई है, सॉरी यहाँ माइनस है फॉर्मूले का, तो जब आपने इसका स्क्वायर करना है ये आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, या गया एक्स स्क्वायर आयोटा स्क्वायर की वजह से माइनस आया और वो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया, प्लस वाई स्क्वायर। तो आप ये देख सकते हैं ये हमारे पास मॉडुलस ऑफ जी का स्क्वायर है। कैसे स्क्वायर है, मॉडुलस ऑफ जी ये पड़ा हुआ है, जब आप इसका स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ हमारे पास यही बना था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसलिए ये इक्वल किसके आ गया, सी मॉड स्क्वायर। तो ये हमारा रिजल्ट सेकंड प्रूफ हो गया। नेक्स्ट आप देखें z mod square इज ग्रेटर इक्वल टू रियल ऑफ z mod square, इसको आप यहीं से देख लें, जो z mod square है वो किसके इक्वल है, आपके पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल है। और जब आप ये कहते हैं कि रियल ऑफ z का स्क्वायर, तो रियल ऑफ z एक्चुअली है क्या, अगर आपके पास z x प्लस एटा y है तो रियल ऑफ z x है, और इमेजिनरी ऑफ z क्या है, आपके पास y है। तो यहाँ आपके पास ये कहना चाह रहे हैं कि जो z mod square है वो ग्रेटर देन होता है x स्क्वायर से या इक्वल होता है। यानी आप यहाँ से देखें तो जी मॉड स्क्वायर की वैल्यू अगर आप रखें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब आप यहाँ देखें कि ये बात कैसे ऑब्वियस है, क्योंकि अगर आप यहाँ जो आपको नजर आ रहा है ग्रेटर इक्वल, यहाँ आपके पास किस वजह से है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर, हमारे पास ये बन रहा है ग्रेटर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक बार हम ग्रेटर के लिए बात करते हैं, बाद में हम इक्वालिटी को भी डिस्कस करेंगे। आप देखेंगे हमारे पास स्क्वायर जो है वो नॉन है, क्योंकि यहाँ ये जो स्क्वायर है ये एज रियल नंबर यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर आ रहा है, क्योंकि एक्स भी रियल नंबर है वाई भी रियल नंबर है, इनका स्क्वायर जो है वो एक पॉजिटिव वैल्यू होगी। ठीक है, नॉन नेगेटिव हो सकता है, यानी जीरो हो सकता है, या फिर आपके पास क्या आ गई या हमेशा ये क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। अगर आप इन दोनों को यानी ये भी जीरो नहीं है ये भी जीरो नहीं है, तो इसका मतलब इन दोनों की स्क्वायर पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव का सम आपके पास पॉजिटिव ही रहेगा। यानी अगर आप यहाँ देखें, यहाँ दो टर्म्स का स्क्वायर होके ऐड हो रहा है, यहाँ सिंगल टर्म पड़ी हुई है, तो यहाँ आपके पास सम की वैल्यू जो है वो ग्रेटर रहेगी यहाँ सिंगल वैल्यू की निस्बत। ठीक है, हाँ इक्वालिटी आपके पास यहाँ पे कब होल्ड करेगी, अगर आपका ये जो y है ये जीरो हो जाता है, अगर तो ये y जीरो है तो यहाँ पे इक्वालिटी होल्ड करेगी। आप देख सकते हैं उस सूरत में एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर ही आएगा। अगर ये y नॉन जीरो है उस सूरत में आप देख सकते हैं फिर ये जो सम है ये ऐड होके आपके पास ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर ही वैल्यू बनेगी। तो यहाँ आप इसको देख सकते हैं ये ऑब्वियस है। इसी तरह हमारा ये वाला पार्ट सेम यही है, यहाँ पे भी यही कहना चाह रहे हैं, वहाँ रियल पार्ट के बारे में डिस्कस किया था, यहाँ इमेजिनरी पार्ट यानी वाई स्क्वायर, यहाँ जो कहना चाह रहे हैं वो कहना चाह रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब जब आप वाई स्क्वायर के लिए डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे भी आपके पास वही लॉजिक है, इक्वालिटी कब होल्ड करेगी, जब एक्स जीरो हो जाएगा तो ये इक्वालिटी होल्ड करेगी, अदरवाइज ये क्या होगा, स्ट्रिक्टली ग्रेटर होगा अगर एक्स जीरो नहीं है, क्योंकि अगर एक्स जीरो नहीं है तो उसका स्क्वायर एक पॉजिटिव वैल्यू होगा जो कि ऐड होने के बाद आपके पास वैल्यू ग्रेटर देन बनेगी वाई स्क्वायर से। ठीक है, तो हमारा ये भी हो गया। नेक्स्ट हमारा है जी वन जी टू, यानी प्रोडक्ट का अगर मॉड फाइंड करते हैं तो हम इसे सेपरेट कर सकते हैं, जी वन मॉड इंटू जी टू मॉड। तो ये मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से आपने करना है, और फिर नीचे जो मल्टीप्लिकेशन के लिए सॉरी डिवीजन के लिए या क्वेश्चन के लिए इसे आपने प्रूव कर लेना है, सेम प्रोसीजर हमने अप्लाई करना है। अच्छा, इसको प्रूव करने के लिए हमने अभी जो रिजल्ट अपनी जो प्रॉपर्टी देखी है मॉडुलस की, विच इज जी मॉड स्क्वायर इक्वल टू जी जी कॉन्जुगेट, इसको हम प्रूव यूज करेंगे, और ये दोनों रिजल्ट आपने इसी को यूज करते हुए प्रूव कर लेने हैं। ठीक है जी, पहला देखिए हमारे पास है जी वन जी टू मॉड, इसको हमने प्रूव करना है कि ये इक्वल होता है जी वन मॉड
इंटू Z2 मॉड, यानी आप चाहे तो प्रोडक्ट लेके फिर मॉड अप्लाई करें या मॉड लेने के बाद प्रोडक्ट ले लें, बोथ आर सेम, ठीक है। तो लेफ्ट साइड को कंसिडर कर लेंगे, आपके पास आ जाएगा Z1 Z2 मॉड स्केल, हम अपनी ये प्रॉपर्टीज पे अप्लाई करेंगे और अपना रिजल्ट जो है वो इजीली प्रूव कर लेंगे। यहाँ से आ जाएगा, जब आप मॉड स्केल लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, जी कॉन्जुगेट। अब यहाँ पे जी की जगह पे क्या है, जी1 जी2, तो जी1 जी2 आ जाएगा, दूसरी बार इसके साथ जी1 जी2 कॉन्जुगेट आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया जी1 जी2 कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा Z1 कॉन्जुगेट, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी देखी थी कॉन्जुगेट में कि अगर आपके पास प्रोडक्ट भी कॉन्जुगेट आता है तो आप उसे सेपरेट कर सकते हैं। अब आप देखिए, हमने ये भी पढ़ा है कॉम्प्लेक्स नंबर में एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, तो आप क्या कर सकते हैं इनको, यानी कि Z1 को आप Z1 कॉन्जुगेट के साथ एसोसिएट कर सकते हैं, इसी तरह आप Z2 को Z2 कॉन्जुगेट के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, जब आप पहली बार एसोसिएट करेंगे तो इन दोनों को इकट्ठा कर दें, ठीक है, फिर इन दोनों फिर इंटरचेंज करेंगे या फिर आप इन दोनों को एसोसिएट कर दें, क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड करता है, तो ये सारे लॉज इसमें अप्लाई होते हैं। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, पहले आपने एसोसिएटिव अप्लाई करना है, एसोसिएटिव करेंगे तो ये दोनों आ जाएंगे इकट्ठे, इस तरह हो जाएगा, ठीक है। फिर आपने कम्यूटेटिव करना है, अप्लाई कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई करेंगे तो Z1 इस साइड पे आ जाएगा, Z1 कॉन्जुगेट, और Z2 उधर चला जाएगा, तो फिर आपके पास ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे और ये दोनों, तो Z1 कॉन्जुगेट के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो यही प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि ये Z1 मॉड स्क्वायर बन जाएगा। और सेम यही हमारे पास यहाँ पे होगा, Z2 कॉन्जुगेट के साथ अप्लाई होगा तो Z2 मॉड स्क्वायर बन जाएगा, Z2 मॉड स्क्वायर। यहाँ हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, Z1 Z2 मॉड स्क्वायर, तो ये स्क्वायर दोनों साइड से जब हम खत्म करेंगे सिंपल, आपके पास Z1 Z2 मॉड आ जाएगा, यहाँ Z1 मॉड आ गया और Z2 मॉड आ गया, ठीक है। तो ये हमारा रिजल्ट इस तरह से प्रूव हो गया। सेम यही काम आपने डिवीजन के लिए भी करना है, डिवीजन में भी आपने इसी तरह लिखना है, Z1/Z2 इंटू Z1/Z2 कॉन्जुगेट, और फिर आपने इनके कॉन्जुगेट को सेपरेट करके मल्टीप्लाई कर लेना है, इसीलिए आपका ये रिजल्ट जो है वो प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट हमारी जो प्रॉपर्टी है मॉडुलस की, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, उसे हम ट्राइंगुलर प्रॉपर्टी भी कहते हैं, बहुत यूजफुल है, आपने प्रैक्टिस करनी है उसकी ताकि आपको वो याद हो जाए, उसे हमें मजीद रिजल्ट में यूज करना है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है Z1 + Z2 मॉड इज लेस इक्वल टू Z1 मॉड प्लस Z2 मॉड, ठीक है, यानी अगर आप सम पे मॉड अप्लाई करते हैं तो वो लेस इक्वल होता है दोनों के मॉड के सम के, सेपरेट सम के, ठीक है। इसे हम ट्राइंगुलर इनक्वालिटी भी कहते हैं, ठीक है, क्यों कहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी ट्राइंगल में उसकी कोई सी दो साइड्स की अगर लेंथ का आप सम करते हैं तो वो हमेशा ग्रेटर होता है थर्ड साइड के लेंथ के, ठीक है। अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, Z1 है, ये इसकी साइड Z2 साइड है, अगर आप इन दोनों साइड की लेंथ का सम करते हैं तो ये जो थर्ड साइड होती है Z1 + Z2, इसकी लेंथ से हमेशा ये साइड इन दोनों के जो लेंथ का सम है वो हमेशा ग्रेटर होता है, ठीक है। तो इसे प्रूव करना जो है वो मुश्किल नहीं है, इसे हम प्रूव कर लेते हैं। प्रूव करने के लिए हम अपना वही रिजल्ट यूज करेंगे, अपनी प्रॉपर्टी जो हमने प्रूव की थी कि आप C मॉड स्क्वायर इक्वल टू Z कॉन्जुगेट, इसी प्रॉपर्टी को आप यूज करते हुए इजीली से जो है वो प्रूव कर सकते हैं। Z1 + Z2, इसे प्रूव करने के लिए कंसीडर कर लें इसके स्क्वायर को, तो जब आप इसका स्क्वायर लेंगे तो आपके पास Z1 + Z2 भी, क्योंकि ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए प्रॉपर्टी है, जब आप कोई से दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम करते हैं तो वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, इसलिए आप सम पे भी ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। जब आप इस पे अप्लाई करेंगे ये आपके पास आ जाएगा Z1 + Z2 इंटू Z1 + Z2 होल कॉन्जुगेट आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने कॉन्जुगेट की ये प्रॉपर्टी देखी थी कि अगर आप सम पे कॉन्जुगेट अप्लाई करते हैं तो ये सेपरेट हो जाता है, ये आपके पास आ जाएगा Z1 + Z2 इंटू Z1 कॉन्जुगेट सेपरेट हो गया, Z2 कॉन्जुगेट सेपरेट हो गया। फिर हमने सिंपल मल्टीप्लीकेशन करनी है, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा Z1, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z1 Z2 कॉन्जुगेट, ठीक है, प्लस फिर आ जाएगा Z2 Z1 कॉन्जुगेट, फिर आपके पास आ जाएगा Z2 कॉन्जुगेट। अब आप देख सकते हैं Z1 कॉन्जुगेट इसी प्रॉपर्टी से Z1 मॉड स्क्वायर हो जाएगा और ये आपके पास Z2 मॉड स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ ये जो दरमियान वाली है ये वैल्यू किसकी इक्वल होती है, ये वैल्यू एक्चुअली इक्वल होती है 2 टाइम रियल ऑफ Z1 Z2 कॉन्जुगेट। अब ये कैसे पता चला, अब ये देखेंगे जब आपने Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करना है, Z1 Z2 कॉन्जुगेट, आप जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं ये आपके पास आ जाता है इक्वल,
दोनों को आप ये जो हमारा रिजल्ट है इसे हम देख लेते हैं, ये इक्वल आएगा आपके पास टू रियल ऑफ Z1 Z2 कॉन्जुगेट के। अभी कैसे आएगा इसे मैं आपको प्रूव करके दिखाती हूँ। पहले Z1 प्लस Z2, ये हमारा जो रिजल्ट है इसे कंसीडर कर लें, इसको जिसे हमने प्रूव करना है Z1 Z2 कॉन्जुगेट प्लस Z2 Z1 कॉन्जुगेट, इसे हम ले लेते हैं। और अगर आप Z1 को ले लें x1 प्लस एयोटा y1 और Z2 को ले लें x2 प्लस एयोटा y2, ये वैल्यूज अगर आप यहाँ रखते हैं तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, Z1 आ जाएगा x1 प्लस एयोटा y1 और Z2 हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि कॉन्जुगेट है मैं डायरेक्ट कॉन्जुगेट लिख लेती हूँ, माइनस एयोटा y2। फिर आपके पास Z2 की वैल्यू आएगी, वो है x2 प्लस एयोटा y2 और Z1 कॉन्जुगेट क्या है x2 माइनस सॉरी x1 आएगा माइनस एयोटा y1। अब आप इनकी सिंपली मल्टीप्लीकेशन करें, जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे ये आपके पास क्या आ जाएगा, जी मल्टीप्लाई करने से ये हमारे पास आएगा x1 x2, ठीक है, माइनस अयोटा x1 y2, फिर आएगा अयोटा y1 x2 और प्लस माइनस माइनस, लेकिन अयोटा स्केयर की वजह से ये प्लस हो जाएगा y1 y2। और यहाँ से आपके पास क्या मिलेगा, आपको मल्टीप्लाई करने से x1 x2 और माइनस अयोटा y1 x2 और फिर आपके पास प्लस x1 y2 अयोटा भी साथ है, ये वाला देखिए अयोटा y2 x1 और फिर यहाँ से प्लस माइनस माइनस अयोटा स्केयर की वजह से क्या हो गया, प्लस हो गया, प्लस ये प्लस आ गया y1 y2। अब आप देख सकते हैं कि माइनस अयोटा x1 y2 यहाँ पे पड़ा हुआ है और प्लस अयोटा x1 y2 यहाँ पड़ा हुआ है, ये दोनों कैंसिल। इसी तरह y1 x2 माइनस का यहाँ पे अयोटा के साथ पड़ा और यहाँ जो है वो प्लस के साथ पड़ा, तो ये दोनों भी कैंसिल। x1 x2 यहाँ भी प्लस का है, यहाँ पे भी प्लस का है, तो ये टू टाइम हो जाएगा। और इसी तरह y1 y2 यहाँ पे भी प्लस का है और यहाँ पे भी, यानी आपके पास जो वैल्यू बची वो आपके पास क्या आएगी, यहाँ करने के बाद इसको वो हमारे पास आई है टू इंटू x1 x2 प्लस y1 y2, क्योंकि दोनों टू टाइम्स से मैंने टू को कॉमन लेके लिख लिया। अब ये हमारे पास वैल्यू आई है इस प्रोडक्ट इस सम की, ठीक है। अब आप देखेंगे जब आप Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करते हैं तब भी आपके पास जो रियल पार्ट बनता है वो यही बनता है, मैं आपको करके दिखाती हूँ, ठीक है। अब आप देखिए हम करते हैं मल्टीप्लाई Z1 Z1 Z2 कॉन्जुगेट, Z1 Z2 कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करें, जब आप Z1 को लिखते हैं ये आ जाएगा x1 प्लस एयोटा y1, और जब Z2 कॉन्जुगेट को लिखेंगे, क्योंकि Z2 को हमने x2 प्लस एयोटा y2 लिया है, कॉन्जुगेट क्या आएगा x2 माइनस एयोटा y2। फिर आपके पास आ जाएगा मल्टीप्लाई करने से x1 x2 माइनस एयोटा x1 y2 प्लस एयोटा y1 x2 और प्लस माइनस माइनस और एयोटा स्केयर की वजह से माइनस आया, दोनों माइनस मिलके प्लस y1 y2। अब आप इस इमेजिनरी पार्ट को छोड़ दें, हमारा जो यहाँ पे आपने देखना है वो रियल पार्ट को देखना है। x1 x2 आया रियल पार्ट प्लस y1 y2 आया। अगर आप ये देखें जो इस प्रोडक्ट का रियल पार्ट बन रहा है Z1 Z2 का, क्या वो यही नहीं है x1 x2 प्लस y1 y2, यानी इसको आप लिख सकते हैं टू, ये वाला जो पार्ट है इसको हम लिख सकते हैं रियल ऑफ Z1 Z2 कॉन्जुगेट, यानी इस प्रोडक्ट का जो रियल पार्ट है वो एक्चुअली में यही है। तो हमने क्या किया कि हमने इसको जो x1 x2 है इसको हम पुट कर दिया, हमने इसको रियल ऑफ Z1 Z2 कॉन्जुगेट। अब अगर देखें हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, हमने इस वैल्यू को सॉल्व किया था और ये आखिर में किसके इक्वल आ गई है, ये टू रियल ऑफ Z1 Z2 कॉन्जुगेट के इक्वल आ गई है। इसे यहाँ पुट कर लें। अब जब आपने यहाँ इसे पुट करना है, यानी कि हम सॉल्व कर रहे थे Z1 प्लस Z2 मॉड स्केयर, और ये हमारे पास आ गया इक्वल Z1, इसको हम लिख लेते हैं Z1 मॉड स्केयर बन गया था ये, प्लस और ये हमारे पास बना है टू रियल ऑफ ये वाला जो सम है Z1 Z2 कॉन्जुगेट के, और ये हमारे पास बन गया है Z2 मॉड के। अब इस पे हम अपनी एक और प्रॉपर्टी को अप्लाई करने जा रहे हैं। हमने एक प्रॉपर्टी लिखी थी आपके पास Z मॉड के इज ग्रेटर देन रियल ऑफ Z मॉड के, ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी। और इसी से हम ये भी निकाल सकते हैं कि Z मॉड ग्रेटर देन होगा रियल ऑफ Z से।
तो अब आप देखें कि यहाँ रियल ऑफ z1 z2 कॉन्जुगेट मौजूद है, इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू है ये आपके पास क्या आएगी, जी। अब अपनी इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा z1 प्लस z2 मॉड स्क्वायर। अब यह हमारे पास लेस इक्वल आएगा, क्यों लेस इक्वल आएगा, देखिए यहाँ हमारा जो रिजल्ट था वो लेस इक्वल के साथ था, क्योंकि हमारे पास जो रियल ऑफ z1 z2 है ये लेस होगा किससे, पहले मैं लिख लेती हूँ फिर आपको समझ आएगी। ये रिजल्ट हम यहाँ पे अप्लाई करने लगे हैं, z1 मॉड स्क्वायर प्लस 2 और मॉड ऑफ z1 z2 मॉड प्लस z2 मॉड स्क्वायर। हमारे पास ये जो मॉड वैल्यू होती है ग्रेटर देन होती है रियल पार्ट से, तो जब आपने मॉड वैल्यू से यहाँ पे रिप्लेस करना है तो फिर वो साइड ग्रेटर हो जाएगी जिसमें आपने मॉड के साथ रिप्लेस किया, क्योंकि इसमें आपके पास ये वाली जो साइड थी ये तो इक्वल आ रही थी जब इसमें मौजूद था रियल ऑफ z1 z2 कॉन्जुगेट, लेकिन जब आप इसके बजाय इसका ये रिजल्ट ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो जिसमें मॉड वाला आ रहा है वो साइड ग्रेटर हो जाएगी, ठीक है। तो ये मैंने प्रॉपर्टी यूज की है यहाँ पे। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी मॉड की हम यूज कर सकते हैं जो हमने पढ़ी थी कि जब आपके पास प्रोडक्ट के साथ मॉड आता है तो आप इसको सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ जब आप इसको सेपरेट करेंगे z1 मॉड स्क्वायर प्लस 2 इंटू z1 मॉड और z2 कॉन्जुगेट का मॉड आ जाएगा प्लस z2 मॉड स्क्वायर। अब मजीद एक प्रॉपर्टी फिर यूज करेंगे, आप देखेंगे यहाँ जो z2 कॉन्जुगेट का मॉड आ रहा है इसे z2 मॉड लिखा जा सकता है, क्योंकि हमारी जो पहली प्रॉपर्टी हमने मॉड में डिस्कस की थी वो यही थी कि आप चाहे z का मॉड लें चाहे z कॉन्जुगेट का मॉड लें बोथ आर सेम। पर ये हम करने क्यों लगे हैं, क्योंकि हमें प्रूव करना है कि z1 प्लस z2 मॉड इज लेस इक्वल टू z1 मॉड प्लस z2 मॉड। हमें यहाँ पे कॉन्जुगेट से कंसर्न नहीं है, हमें z2 मॉड बनाना है, ठीक है। उसका स्क्वायर हम यहाँ पे कंप्लीट करना चाह रहे हैं z1 मॉड प्लस z2 मॉड का, ताकि दोनों साइड से स्क्वायर खत्म हो और ये रिजल्ट हमारा बन जाए। तो इससे नेक्स्ट आप क्या करेंगे, देखिए ये तकरीबन हमारा हो गया काम यहाँ पे खत्म, ठीक है। जी यहाँ हमारा बन गया है z1 प्लस z2 मॉड स्क्वायर, यहाँ लेस इक्वल आ गया z1 मॉड स्क्वायर प्लस 2 z1 मॉड और z2 कॉन्जुगेट को के मॉड को हमने रिप्लेस कर दिया z2 मॉड से और प्लस z2 मॉड स्क्वायर। अब आप यहाँ देख सकते हैं ये हमारा फॉर्मूला स्क्वायर का कंप्लीट हो गया है, z1 मॉड प्लस z2 मॉड और होल का स्क्वायर आ गया। अब दूसरी अब तक आप देखें कि यहाँ पे भी स्क्वायर था, यहाँ पे भी दोनों साइड से जब आपने स्क्वायर को खत्म करना है यहाँ से सिंपल z1 प्लस z2 मॉड बचेगा और यहाँ से आपके पास आ जाएगा z1 मॉड प्लस z2 मॉड। तो हमारी ये ट्राइंगुलर जो इनक्वालिटी थी वो प्रूव हो गई, z1 प्लस z2 मॉड इज लेस इक्वल टू z1 मॉड प्लस z2 मॉड, ठीक है। ये प्लस है यहाँ पे, तो ये हमारी प्रॉपर्टी 6 भी प्रूव हो गई। नेक्स्ट हमारे पास जो 7 है वो भी आप इसी तरीके से हम इसको प्रूव कर लेंगे। हमारी प्रॉपर्टी इससे प्रूव करने लगे हैं, तो इसे प्रूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसे कंसीडर कर लें आप z1 को, ठीक है। z1 मॉड को कंसीडर कर लें, हमने प्रूव करना है z1 मॉड माइनस z2 मॉड होल मॉड इज लेस इक्वल टू z1 माइनस z2 मॉड। तो इसे प्रूव करने के लिए मैंने क्या किया, कंसीडर कर लिया z1 के मॉड को। एक बार हम z1 के मॉड को कंसीडर करेंगे और दूसरी बार हम z2 के मॉड को कंसीडर करके अपना रिजल्ट जो है वो बना लेंगे। जब आपने z1 के मॉड को कंसीडर किया, आप देखें इसमें आप प्लस माइनस कर सकते हैं, प्लस कर दें इसमें z2 को और माइनस भी कर दें आप z2 को, ठीक है। z1 माइनस कर दिया और प्लस भी कर दिया। इसके बाद आप देखिए आपको नजर आ रहा है z1 माइनस z2 चाहिए, यानी आप z1 के साथ माइनस z2 को रखें और प्लस z2 को सेपरेट कर लें। यहाँ से मजीद हमने क्या किया, z1 के साथ माइनस z2 को अटैच कर दिया और प्लस z2 को सेपरेट रखा। अब अगर आप इसे एक कॉम्प्लेक्स नंबर समझे और इसे z2 को दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर, तो जो अभी हमने प्रॉपर्टी अपनी प्रूव की है z1 प्लस z2 मॉड इज लेस इक्वल टू z1 मॉड प्लस z2 मॉड, इस पे अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास लेस इक्वल आ जाएगा। ये पहला कॉम्प्लेक्स नंबर इसका मॉड z1, क्योंकि सम आ रहा है ना, z1 प्लस z2 मॉड प्लस, सॉरी यहाँ पे हमारे पास माइनस है, ये हमारा माइनस है और प्लस आपके पास आ जाएगा z2 मॉड। अब आप देखेंगे ये जो z2 मॉड है हमें ये यहाँ पे नहीं चाहिए। आप देख सकते हैं इस साइड पे z1 माइनस z2 मॉड अकेला पड़ा हुआ है, इस z2 मॉड को उठा के दूसरी साइड पे ले जाएं, ये आपके पास आ जाएगा z1 मॉड माइनस z2 मॉड इज लेस इक्वल टू z1 माइनस z2 मॉड। तो ये आपके पास
अभी हमारा आधा काम हो गया, इसको आप क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दें। दूसरी बार अब आपने क्या करना है, Z2 को कंसीडर कर लें और सेम यही काम आपने यहाँ पे करना है, प्लस माइनस करें Z1 को, Z2 माइनस Z1 और प्लस Z1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप देखें Z2 माइनस Z1, इनको इकट्ठा कर लें, Z2 माइनस Z1 इसको एक साथ रखा, प्लस Z1 को हम सेपरेट कंसीडर करें। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो उनके सम पे जब आप मॉड अप्लाई करते हैं तो वो लेस इक्वल होता है उनके मॉड के सेपरेट सम के, Z2 माइनस Z1 प्लस यहाँ पे Z1 मॉड आ जाएगा। अच्छा, Z2 माइनस Z1 मॉड को आप माइनस कॉमन लेके Z1 माइनस Z2 बना लेंगे, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, यानी माइनस को कॉमन लिया तो ये Z1 माइनस Z2 मॉड प्लस Z1 मॉड एज इट इज। अब आप देखिए माइनस, ये माइनस का मॉड या फिर माइनस Z का मॉड हो या Z का मॉड हो, वो सेम ही होता है क्योंकि -1 का मॉड भी 1 होता है। तो यहाँ से ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये माइनस खत्म होकर Z1 माइनस Z2 मॉड आ जाएगा, ठीक है। तो और फिर दूसरी बात आपने क्या करनी है, हमें क्योंकि Z1 माइनस Z2 मॉड चाहिए साइड पे, आप क्या करें Z1 मॉड को दूसरी साइड पे ट्रांसफर कर दें, तो ये आपके पास दूसरी इक्वेशन बन जाएगी आपके। हमारे पास यहाँ पे बड़ा पड़ा है, यहाँ Z2 पड़ा हुआ था, Z2 मॉड को हम सॉल्व कर रहे थे, Z2 मॉड आ गया माइनस, यहाँ पे लाके हमने कर लिया Z1 मॉड, और यहाँ आपके पास क्या पड़ा हुआ है Z1 माइनस Z2 मॉड। अब आप देखें कि यहाँ हमें क्योंकि Z1 माइनस Z2 मॉड करना है तो यहाँ से भी माइनस कॉमन लिया जा सकता है, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो Z1 मॉड माइनस Z2 मॉड, और यहाँ आपके पास आ जाएगा ये मॉड है और लेस इक्वल टू Z1 माइनस Z2 मॉड। अब माइनस से आप क्या कर सकते हैं, दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। जब आपने मल्टीप्लाई करना है तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास Z1 मॉड माइनस Z2 मॉड। आपको पता है जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये आपके पास ग्रेटर इक्वल आ जाएगा माइनस Z1 माइनस Z2 मॉड। इसको आप कह दें क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 बनाई थी, वो आपके पास क्या थी, वो हमारे पास थी कि Z1 माइनस Z2 मॉड इज लेस इक्वल टू Z1 माइनस Z2 मॉड, वो ये थी। अब अगर आप इन दोनों को कंबाइन करके लिखते हैं तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा माइनस Z1 माइनस Z2 मॉड इज लेस इक्वल टू Z1 मॉड माइनस Z2 मॉड लेस इक्वल्स टू Z1 माइनस Z2 मॉड। इन दोनों को कंबाइन करके लिखा, तो यहाँ से स्टार्ट करें आप, माइनस Z1 माइनस Z2 मॉड इज लेस इक्वल टू Z1 मॉड माइनस Z2 मॉड, और आप देख सकते हैं Z1 मॉड माइनस Z2 मॉड इज लेस इक्वल टू Z1 मॉड माइनस Z2 मॉड। तो ये हमारे पास एक्चुअली में क्या बन गया, ये मॉडुलस ऑफ Z1 मॉड माइनस Z2 मॉड इज लेस इक्वल टू Z1 माइनस Z2 मॉड, ठीक है। जैसे आपके पास रियल नंबर्स में हम करते हैं माइनस एक्स लेस देन एक्स, और यहाँ पे कोई भी वैल्यू आपके पास आ जाए तो ठीक है, यहाँ पे हम y लिख लेते हैं, तो लेस देन एक्स, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाता है, मॉड आ जाता है उसका, सॉरी एक मिनट, ठीक है। यानी कि आपके पास दोनों वैल्यू सेम है, माइनस के साथ आ रही है और दरमियान वाली वैल्यू उसके दरमियान सैंडविच हो रही है, तो ये हमारे पास मॉड बन जाता है, ठीक है। तो ये हमारी जो 7 प्रॉपर्टी थी वो भी जो है वो प्रूव हो चुकी है। अब आप क्या करें, अब आप इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं, इन दोनों प्रॉपर्टीज को जो हमने प्रूव किए, दोनों को जब आपने कंबाइन करना है, इन दोनों प्रॉपर्टीज को कंबाइन किस तरह से करेंगे, ये देखिए हमारे पास आ गया है Z1 मॉड माइनस Z2 मॉड होल मॉड इज लेस इक्वल टू Z1 माइनस Z2 मॉड, और आपको पता है Z1 माइनस Z2 का जो मॉड होगा वो लेस इक्वल होगा आपके पास Z1 प्लस Z2 मॉड, ठीक है। क्योंकि ये सब्ट्रैक्शन के साथ है, ये एडिशन के साथ है, तो या तो ये स्ट्रिक्टली इससे लेस रहेगी जब ये दोनों नॉन जीरो होंगे, इक्वल कब आ सकते हैं, जब आपके पास Z2 जीरो हो जाएगा तो ये इसके इक्वल भी आ सकती है, ठीक है। सेम यही जैसे हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इनक्वालिटी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन हमारे पास आ रही थी, इक्वल कब आएगी, जब आपके पास Z1 और Z2 सेम लाइन के अलॉन्ग होंगे,
ग्रेट स्ट्रिक्टली लेस कब आई थी, जब हमारे पास हमने देखा था कि कोई भी ट्राइंगल की आप दो साइड्स की लेंथ लेते हैं तो उसका जो सम होता है वो थर्ड साइड की लेंथ से ग्रेटर ही होता है। इक्वल आपके पास ये वैल्यू कब आ सकते हैं, जब Z1 और Z2 सेम लाइन के अलोंग खड़े होंगे, तब आपके पास ये इक्वालिटी भी होल्ड कर सकती है। ठीक है, और यहाँ पे भी मैंने आपको बता दिया कि इक्वालिटी कब आ सकती है इन दोनों के केस में। अच्छा, उसके बाद आप देखेंगे Z1 प्लस Z2 मॉड को हमने प्रूव किया, ये किससे लेस है, ये लेस है Z1 मॉड प्लस Z2 मॉड से। अब आप देखिए ये कंबाइन करें इसको जरा, यहाँ से आप बना सकते हैं Z1 मॉड, अच्छा इसका होल मॉड था, माइनस Z2 मॉड होल मॉड। अच्छा, इसको दरमियान से आप देखेंगे लेस इक्वल टू, अगर ये से लेस है और ये से लेस है, इसका मतलब ये इससे ये भी इससे लेस होगा, यहाँ आ जाएगा Z1 प्लस Z2 मॉड। और ये किससे लेस था, ये Z1 मॉड प्लस Z2 मॉड से लेस था। तो ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो गया, इसे हमने यूज करना है। इनफैक्ट आपसे पूछा जाता है कि Z1 प्लस Z2 जो मॉड है इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो आप यहाँ से देख सकते हैं जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, आप देखेंगे या ज्यादा से ज्यादा इसके इक्वल होगा या इससे लेस रहेगा। इक्वल के केस में जब Z1 प्लस Z2 मॉड इक्वल होगा Z1 मॉड प्लस Z2 मॉड के, तो वो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। और मिनिमम वैल्यू उसकी क्या होगी, कि जब ये हमारे पास C1 मॉड माइनस Z2 मॉड होल मॉड के इक्वल होगा। आप देख सकते हैं यहाँ से कि हमारे पास Z1 प्लस Z2 मॉड की मैक्सिमम वैल्यू किसके इक्वल होगी, Z1 मॉड प्लस Z2 मॉड की, और मिनिमम वैल्यू किसके इक्वल होगी, Z1 मॉड माइनस Z2 मॉड होल मॉड के। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाता है, एमसीक्यूज में भी आ जाता है। इसके अलावा आपकी जो एक्सरसाइज 1.1 है मैथमेटिकल मेथड चैप्टर 1 की, उसमें इस तरह के क्वेश्चन मौजूद हैं कि आप फाइंड करें Z1 प्लस Z2 मॉड की मैक्सिमम वैल्यू को और मिनिमम वैल्यू को। तो आपको यहाँ से ही जो है वो फाइंड करेंगे। मैंने आपको बता दिया ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है और ये इसकी मिनिमम वैल्यू है। इन दोनों वैल्यूज को कैलकुलेट करके आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो आज तो हम इतना ही करेंगे। और इसके बाद इसे करने के बाद अब आप मेथड की चैप्टर 1 की जो एक्सरसाइज 1.1 है उसे आप कर सकते हैं। उसमें हमारे पास इसी टाइप के क्वेश्चन मौजूद है कि आपको कार्टियन फॉर्म दिया, आपको कहा जाएगा कि पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करें, जिससे मैंने आपको बता दिया कि आप पोलर फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास पोलर फॉर्म गिवन है तो आप उसको कार्टियन फॉर्म में लेके जाएं। इस तरह के सवाल आपके पास मौजूद है। इसके अलावा आर्गुमेंट फाइंड करना आपने, और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज फाइंड करनी है, जिस तरह जो मॉड प्रॉपर्टीज है उनको आपने जो है वो वहाँ पे वेरीफाई करना है, यूज करना है, और डिफरेंट रिजल्ट्स आपने वहाँ पे प्रूव करने हैं। तो इसकी प्रैक्टिस आपने एक्सरसाइज से करनी है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, आज हमने मॉडल्स की प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया, नेक्स्ट लेक्चर में हम आर्गुमेंट और मजीद जो है वो डिफरेंट आइडेंटिटीज को, कॉम्प्लेक्स नंबर की और फंक्शन को, उनको डिस्कस करें। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।